अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड्स आज हम सी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज का बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक कवर करने जा रहे हैं जिसको कहते हैं डिसीजन कंट्रोल इंस्ट्रक्शंस। अगर हम सीरियस प्रोग्रामिंग सिचुएशंस की बात करें तो आप कोई भी ऐसे इंस्ट्रक्शन नहीं देखेंगे, कोई भी ऐसा प्रोग्राम नहीं देखेंगे जिसमें डिसीजन कंट्रोल इंस्ट्रक्शन ना यूज़ की गई हों। सीरियस प्रोग्रामिंग सिचुएशंस में हम लाजमी डिसीजन कंट्रोल इंस्ट्रक्शंस को यूज़ करते हैं। और अगर हम नॉर्मल प्रोग्रामिंग सिचुएशन की बात ना करें, जो हम सीरियस प्रोग्रामिंग सिचुएशंस की बात कर रहे हैं, अगर हम वैसे टेस्टिंग पर्पस के लिए बात करें तो हम ऐसे प्रोग्राम बनाते हैं जिसमें सीक्वेंशियल कंट्रोल इंस्ट्रक्शंस यूज़ होती हैं। जैसे कि हमने लेक्चर 1 और 2 में जितने भी प्रोग्राम लिखे थे वो तमाम सीक्वेंशियल कंट्रोल इंस्ट्रक्शंस की बेस पे लिखे थे, उनमें हमने डिसीजन कंट्रोल इंस्ट्रक्शंस इस्तेमाल नहीं की थी। लेकिन इस बात को आपने जहन में रखना है कि जब भी आप रियल वर्ल्ड प्रोग्रामिंग सिचुएशन की या सीरियस प्रोग्रामिंग सिचुएशंस की बात करेंगे तो वहाँ पे आपने डिसीजन कंट्रोल इंस्ट्रक्शंस लाजमी इस्तेमाल करनी है। सो डिसीजन कंट्रोल इंस्ट्रक्शंस के वाले से आज हम जो टॉपिक डिस्कस करेंगे हम उनको देख लेते हैं कि हम कौन कौन से टॉपिक डिस्कस करेंगे। हम डिसीजन बेसिकली होती क्या है और सी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज इनको किस तरह से डील करती है, इसके वाले से बात करेंगे। हम जो डिसीजन कंट्रोल इंस्ट्रक्शन में इस स्टेटमेंट का क्या रोल है इसको डिस्कस करेंगे। इसके बाद हम इस स्टेटमेंट के हवाले से कुछ असल में इफ स्टेटमेंट को हम किस तरह से मज़ीद जो फॉर्म्स हैं, मुख्तलिफ फॉर्म्स हैं इफ स्टेटमेंट की, और इफ स्टेटमेंट में जो मेन समझने वाली चीज़ है उसको हम डिस्कस करेंगे। सो मल्टीपल स्टेटमेंट्स विद इन इफ, हम किस तरह से इफ स्टेटमेंट में मल्टीपल जो इफ बेसिक स्टेटमेंट में उसमें हम किस तरह से मल्टीपल स्टेटमेंट्स लिख सकते हैं इसको डिस्कस करेंगे। उसके बाद हम इफ एल स्टेटमेंट को डिस्कस करेंगे, मोस्ट इंपॉर्टेंट स्टेटमेंट इन डिसीजन कंट्रोल इंस्ट्रक्शन। उसके बाद हम नेस्टेड इफ एल्स को डिस्कस करेंगे जो कि अपनी जगह पे बहुत इंपॉर्टेंस रखते हैं। उसके बाद हम डिफरेंट फॉर्म्स ऑफ इफ को डिस्कस करेंगे, जो मुख्तलिफ तरीकों से हम इफ स्टेटमेंट को अपने सी प्रोग्राम में लिख सकते हैं, उसके बारे में हम डिस्कस करेंगे। उसके बाद हम अपने जितने भी हम टॉपिक्स, ये जितने भी टॉपिक इनको हम फिर एट द एंड हम समराइज करने की कोशिश करेंगे। सो चलिए फ्रेंड्स शुरू करते हैं। सबसे पहले हम देख लेते हैं कि जैसे कि हमने वी ऑल नीड टू अल्टर अवर एक्शंस इन द फेस ऑफ चेंजिंग सर्कमस्टांसेस। जैसे जैसे हमारे सराउंडिंग में हमारे जो सर्कमस्टांसेस हो रहे होते हैं वो चेंज हो रहे होते हैं, उन्हीं की बेसिस के ऊपर हमारे जो एक्शंस हैं, हमारी जो डिसीजंस हैं वो चेंज हो रही होती हैं। फॉर एग्जांपल, जैसे कि अगर वेदर अच्छा हुआ, इफ़ द वेदर इज़ फाइन देन आई विल गो फॉर अ स्ट्रोल। अगर मौसम अच्छा हुआ तो मैं स्ट्रोल के लिए जाऊंगा। अगर हाईवे बिजी हुआ तो मैं डाइवर्जन ले लूंगा। अगर पिच ने स्पिन किया तो हम मैच जीत जाएंगे। अगर आपने इस बुक को पसंद किया तो मैं इसका नेक्स्ट एडिशन लिखूंगा। तो आप देख सकते हैं कि इन तमाम में कंडीशन इन्वॉल्व है। अगर मौसम अच्छा हुआ, अगर हाईवे बिजी हुआ, अगर पिच ने स्पिन किया, अगर आपने इस बुक को लाइक किया, तो इन तमाम में डिसीजंस जो हैं वो हमारे सर्कमस्टांसिस की बेसिस के ऊपर हमारे एक्शन जो हैं वो अप्लाई हो रहे हैं। जैसे कि अगर मौसम, जैसे कि मैंने आपको बताया कि अगर हाईवे बिजी हुआ तो मैं डाइवर्जन ले लूंगा, तो हमारा एक्शन किस पे डिपेंड कर रहा है? सर्कमस्टांसिस पे डिपेंड कर रहा है। बिल्कुल इसी तरह हम क्या, जो सी प्रोग्रामिंग में भी, सी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज में भी हम क्या करते हैं, हम डिफरेंट सेट ऑफ एक्शंस परफॉर्म करते हैं डिपेंडिंग ऑन द सर्कमस्टांसिस। बिल्कुल सी लैंग्वेज में भी सेम चीज़ अप्लाई होती है कि हम अपने सर्कमस्टांसिस की बेसिस के ऊपर अपने जो एक्शंस हैं सी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज में उनको हम अल्टर कर रहे होते हैं, चेंज कर रहे होते हैं। सो यहाँ पे जो जो सी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज में जो डिसीजन मेकिंग इंस्ट्रक्शंस हैं उनकी मेजर 3 टाइप्स हैं। वो कौन कौन सी टाइप्स हैं? सबसे पहले हमारे पास इफ स्टेटमेंट है, उसके बाद हमारे पास इफ एल्स स्टेटमेंट है, उसके बाद वेरी इंपॉर्टेंट स्विच स्टेटमेंट है। ये चौथी लेकिन समवट लेस इंपॉर्टेंट है, इसको कहते हैं कंडीशनल ऑपरेटर्स। इसको भी हम देखेंगे अपने जो फ्यूचर के लेक्चर्स इंशाल्लाह करेंगे, उसमें हम इनको कंडीशनल ऑपरेटर्स को भी देखेंगे। लेकिन ये कम यूज होते हैं, इतनी फ्रिक्वेंटली यूज नहीं होते, सो इसलिए ये थोड़े से समवट लेस इंपॉर्टेंट है। ओके, सो अब हम जो ये लेक्चर करने जा रहे हैं इसमें हम क्योंकि ज़्यादा डिटेल में देखेंगे इफ़ और इफ एल्स स्टेटमेंट को, स्विच स्टेटमेंट और कंडीशनल ऑपरेटर्स को इंशाल्लाह हम अपने फ्यूचर के लेक्चर में ज़रूर डिस्कस करेंगे। आज का हमारा जो फोकस होगा इफ़ और इफ एल्स स्टेटमेंट, जो कि मोस्ट इंपॉर्टेंट डिसीजन कंट्रोल इंस्ट्रक्शंस हैं, इन पे होगा। फ्रेंड्स, आपने लेक्चर को पूरा देखना है। उम्मीद है कि मेरे इस लेक्चर से आपकी थोड़ी बहुत मदद ज़रूर होगी।
सो जो हमने लेक्चर 1 और 2 किया था, जैसे कि उनका मैं लिंक भी डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा, वो आपके लिए उनको भी देखना ज़रूरी है। तो उसमें हमने जितने भी, मैं पहले भी डिस्कस कर चुका हूँ, उसमें हमने जितने भी प्रोग्राम्स लिखे थे वो तमाम क्या थे, वो तमाम के तमाम सिक्वेंशली थे। सिक्वेंशली उनमें जितने भी स्टेटमेंट्स हमने वो यूज़ की थी वो सीक्वेंशियल थे। ठीक है, वो जिस ऑर्डर में अपीयर हो रही थी उसी ऑर्डर में वो एग्जीक्यूट हो रही थी। ओके, सो उनमें हमने कोई भी डिसीजन कंट्रोल इंस्ट्रक्शन का यूज नहीं किया था। वो इन द सेम ऑर्डर इन विच दे अपीयर इन द प्रोग्राम, उसी ऑर्डर में, जिस ऑर्डर में वो प्रोग्राम में अपीयर हो रही थी उसी ऑर्डर में वो एग्जीक्यूट भी हो रही थी। लेकिन जब जो सीक्वेंशियल कंट्रोल इंस्ट्रक्शंस होती हैं, हमको, मैंने जैसे कि आपको बताया है कि इसमें आपको कुछ भी करने की जरूरत नहीं होती है, वे जिस तरह से प्रोग्राम में लिखी होती है उसी तरह से वो एग्जीक्यूट हो जाती हैं। सो बाय डिफॉल्ट हमें क्या पता लगता है कि बाय डिफॉल्ट जो सी का प्रोग्राम होता है वो क्या होता है, सिक्वेंशियल होता है। ओके, सिक्वेंशियल, वो जिस तरह से स्टेप बाय स्टेप पहली स्टेटमेंट पे आएगा, पहले देखेगा हमारे पास प्री प्रोसेसर डायरेक्टिव कौन सी इस्तेमाल हुई है, उसके बाद हमारे पास फंक्शन में आएगा, मेन फंक्शन में आएगा, उसके बाद उसकी ब्रैकेट्स ओपन हुई हैं या नहीं हुई हैं, फिर इसी तरह स्टेप बाय स्टेप ना, ये लाइन बाय लाइन वो हमारा जो है प्रोग्राम एग्जीक्यूट होगा। सो हमें जब सिक्वेंशियल कंट्रोल इंस्ट्रक्शंस अगर हमने अपने प्रोग्राम में यूज की होती हैं, या हमारा प्रोग्राम सिक्वेंशियल कंट्रोल इंस्ट्रक्शंस की बेस पे होता है, तो हमें कुछ भी नहीं करना पड़ता है बाय डिफॉल्ट ही, क्योंकि प्रोग्राम जो होता है सी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज में, वो दिस इज बाय डिफॉल्ट दैट इंस्ट्रक्शंस इन द प्रोग्राम आर एग्जीक्यूटेड सिक्वेंशियली। हमें सी प्रोग्राम में बाय डिफॉल्ट कुछ भी नहीं, अगर हमने हमारा प्रोग्राम सिक्वेंशियल कंट्रोल इंस्ट्रक्शन के बेस पे लिखा हुआ है तो हमें कुछ भी नहीं करना पड़ता, हमारा प्रोग्राम बाय डिफॉल्ट बाय सिक्वेंशियली एग्जीक्यूट हो जाता है, स्टेप बाय स्टेप, पहली लाइन, सेकंड लाइन, थर्ड लाइन और इन द लास्ट लाइन। ओके, सो इस चीज को आपने ध्यान में रखा है कि सीक्वेंशियल कंट्रोल इंस्ट्रक्शंस जब आपने अपने प्रोग्राम में, या आपका प्रोग्राम सीक्वेंशियल कंट्रोल इंस्ट्रक्शन की बेस पे बना होगा, सो टू एग्जीक्यूट जो इंस्ट्रक्शन सीक्वेंशियली वी डू नॉट हैव टू डू एनीथिंग एट ऑल, दिस इज दैट इज बाय डिफॉल्ट द इंस्ट्रक्शंस इन द प्रोग्राम आर एग्जीक्यूटेड सीक्वेंशियली। लेकिन जो रियल प्रोग्रामिंग सिचुएशंस होती हैं, इन सीरियस प्रोग्रामिंग सिचुएशन हम क्या करते हैं, हम बहुत कम यूज करते हैं ऐसी इंस्ट्रक्शन को जो कोई सिक्वेंशियली एग्जीक्यूट हो। ओके, हम बहुत कम, जब सीरियस प्रोग्रामिंग सिचुएशंस होती हैं तो हम बहुत कम सिक्वेंशियल कंट्रोल इंस्ट्रक्शंस की बेस के ऊपर प्रोग्राम लिखते हैं, बहुत कम हम सिक्वेंशियल कंट्रोल इंस्ट्रक्शंस यूज करते हैं। वहाँ पे हमें क्या जरूरत होती है, जब रियल प्रोग्रामिंग, सीरियस प्रोग्रामिंग सिचुएशंस होती हैं, हमें कुछ सेट ऑफ इंस्ट्रक्शंस को एक सिचुएशन में एग्जीक्यूट कराना होता है, और कुछ सेट ऑफ इंस्ट्रक्शंस को हमने एक और सिचुएशन में एग्जीक्यूट कराना होता है। So many a time we want a set of instruction to be executed in one situation and an entirely different set of instruction to be executed in अनदर सिचुएशन। ये हमारे सीरियस प्रोग्रामिंग जब हम सिचुएशंस की बात कर रहे होते हैं, तो वहाँ पे अगर हमने एक इंस्ट्रक्शंस को एक सिचुएशन में एग्जीक्यूट कराना है और एक डिफरेंट सेट ऑफ इंस्ट्रक्शंस को हमने किसी डिफरेंट सिचुएशन में एग्जीक्यूट कराना है, तो वहाँ पे डिसीजन कंट्रोल इंस्ट्रक्शंस अपना रोल प्ले करती हैं। इस काइंड ऑफ सिचुएशन के साथ डील करने के हमें सी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज में क्या यूज करते हैं, हम डिसीजन कंट्रोल इंस्ट्रक्शंस को यूज करते हैं। ओके हो गया। सो यहाँ तक उम्मीद है आपको क्लियर होगा कि जब हमने एक सिचुएशंस में कुछ इंस्ट्रक्शन को एग्जीक्यूट कराना होता है और एक डिफरेंट सिचुएशन में एक डिफरेंट सेट ऑफ इंस्ट्रक्शन को एग्जीक्यूट कराना होता है, तो वहाँ पे डिसीजन कंट्रोल इंस्ट्रक्शन सी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज में अपना रोल प्ले करती हैं। ओके, सो मैंने जैसे कि पहले भी मेंशन किया है कि सी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज में 3 मेजर टाइप के इंस्ट्रक्शंस हैं। वो कौन कौन सी हैं? जो डिसीजन कंट्रोल इंस्ट्रक्शंस हैं, इफ स्टेटमेंट है, इफ एल्स स्टेटमेंट है और कंडीशनल ऑपरेटर्स हैं। सो हम इनकी डिफरेंट वेरिएशंस को देखते हैं कि इनमें कौन कौन सी वेरिएशंस हम ला सकते हैं, तो हम इनको डिस्कस करते हैं। सबसे पहले हम इफ स्टेटमेंट को देख सकते हैं। If statement C uses the keyword if to implement the decision control instruction. The general form of if statement look like this. So जो if statement है, if statement में जो if है वो keyword, जैसे कि मैंने आपको पहले भी बताया था, अगर आपने लेक्चर मेरा 1 देखा है तो उसमें हमने बताया था कि C प्रोग्रामिंग लैंग्वेज में 32 कीवर्ड्स हैं। कीवर्ड का क्या मतलब होता है? कीवर्ड एक ऐसा वर्ड होता है जिसका मीनिंग पहले से ही कंपाइलर को या इन ब्रॉडर सेंस कंप्यूटर को बता दिया गया होता है। सो हम जो सी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज में डिसीजन कंट्रोल इंस्ट्रक्शंस को किस तरह से इंप्लीमेंट कर सकते हैं? सी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज में हम डिसीजन कंट्रोल इंस्ट्रक्शंस को इफ कीवर्ड के जरिए इंप्लीमेंट कर सकते हैं। ओके, इसकी जर्नल फॉर्म हम देख लेते हैं। जर्नल फॉर्म में हमारे पास इफ का कीवर्ड होता है, जैसे कि आप देख सकते हैं ये हमारे पास इफ का कीवर्ड है।
इसके आगे ब्रैकेट्स हैं हमारे पास। ब्रैकेट्स के अंदर एक कंडीशन लिखी हुई है, अगर ये कंडीशन ट्रू होती है तो ये जो नीचे वाली स्टेटमेंट जो बिल्कुल नेक्स्ट स्टेटमेंट लिखी होगी, इस स्टेटमेंट के आगे जो बिल्कुल नेक्स्ट स्टेटमेंट लिखी होगी वो एग्जीक्यूट हो जाएगी। अगर ये कंडीशन फॉल्स होती है तो ये स्टेटमेंट स्किप हो जाएगी। सो ये जर्नल फॉर्म है इस स्टेटमेंट की। ओके, उम्मीद है ये आपको क्लियर होगी कि हम क्या करते हैं। डिसीजन कंट्रोल इंस्ट्रक्शंस को सी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज में इम्प्लीमेंट करने के लिए इफ का कीवर्ड यूज करते हैं। इफ की जो जर्नल इफ स्टेटमेंट की जो जर्नल फॉर्म है वो आपको बता दी गई है। सो अगर जो कीवर्ड इफ है वो क्या बताता है, द कीवर्ड इफ टेल्स द कंपाइलर दैट व्हाट फॉलोज इज अ डिसीजन कंट्रोल इंस्ट्रक्शन। ये जो इफ का कीवर्ड है ये कंपाइलर को ये बताता है कि इसके आगे जो भी स्टेटमेंट लिखी गई होगी या जो भी चीज लिखी गई जाएगी वो क्या होगी, वो डिसीजन कंट्रोल इंस्ट्रक्शन होगी। ओके, सो ये एक चीज थी जो आपके सामने वाली थी। अब जो कंडीशन जो फॉलो कर रही होती है कीवर्ड इफ को, उसको हम ऑलवेज किस में इनक्लोज करते हैं, ब्रैकेट्स में इनक्लोज करते हैं। अगर आप इनको इसके आगे जो इफ कीवर्ड के आगे जो कंडीशन लिखी जाएगी अगर उसको आप ब्रैकेट्स में इनक्लोज नहीं करेंगे तो आपको कंपाइलर एरर दे देगा। तो इसको ब्रैकेट्स में आपने पेयर ऑफ पैरेंथेसिस में क्लोज करना है, इसको लाजमी होता है। सो ब्रैकेट्स में आप इसको लाजमी क्लोज करेंगे। नेक्स्ट थिंग, जो इफ कंडीशन है, अगर जैसे कि मैंने आपको पहले बता दिया है कि जो इफ की जो कंडीशन है अगर वो ट्रू होती है तो स्टेटमेंट जो नेक्स्ट स्टेटमेंट होगी वो एग्जीक्यूट होगी। अगर वो ट्रू नहीं होती है तो स्टेटमेंट क्या होगी, वो एग्जीक्यूट नहीं होगी, इंस्टेड प्रोग्राम क्या कर देगा, इसको स्किप कर देगा। सो जैसे कि मैंने आपको बताया है कि अगर ये कंडीशन जो इफ स्टेटमेंट के आगे जो कंडीशन लिखी है जिसको हमने पेयर ऑफ पैरेंथेसिस में रखा है, अगर ये कंडीशन ट्रू होती है तो ये स्टेटमेंट एग्जीक्यूट होगी। अगर ये कंडीशन फॉल्स हो जाती है तो ये स्टेटमेंट क्या हो जाएगी, स्किप हो जाएगी। ओके, हमारा कंपाइलर आगे बढ़ जाएगा। अब जो नेक्स्ट चीज है वो ये है कि अब हमारे पास ये चीज आती है, ये जो हमने इफ स्टेटमेंट के आगे जो कंडीशन लिखी है उसको हम सी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज में किस तरह से एक्सप्रेस करेंगे, लिखेंगे किस तरह, और उसको हम इवेल्युएट किस तरह करेंगे कि वो ट्रू है या फॉल्स है। सो ये हमारे पास अब जो नेक्स्ट क्वेश्चन है वाकई यही अराइज होता है कि जो इफ कीवर्ड के आगे जो पैरेंथेसिस में कंडीशन लिखी जाएगी वो उसको हम लिखेंगे किस तरह, उसको हम सी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज में एक्सप्रेस किस तरह से करेंगे, और अगर हमने उसको इवेल्युएट करना है कि वो ट्रू है या फॉल्स है तो वो हम किस तरह से करेंगे। तो चलिए, ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इसको हम देख लेते हैं कि इसको हम किस तरह से कर सकते हैं। अगर हम जनरल रूल देखें सी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज में, जो कंडीशन है इफ के आगे जो कंडीशन उसको एक्सप्रेस करने का, तो उसके लिए हम रैशनल ऑपरेटर्स यूज करते हैं। अभी मैं आपको बताऊंगा कि रैशनल ऑपरेटर्स कौन कौन से होते हैं और हम उनको यूज करते हुए किस तरह से जो कंडीशन है उसको एक्सप्रेस कर सकते हैं या उसको सी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज में लिख सकते हैं। रैशनल ऑपरेटर्स बेसिकली क्या होते हैं सी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज में, ये ऐसे ऑपरेटर्स होते हैं जो कि कंपेयर करते हैं दो वैल्यूज को आपस में कि वो इक्वल हैं आपस में या अनइक्वल है, या एक बड़ी है या दूसरी बड़ी है। ये क्या करते हैं, बेसिकली जो कंडीशनल ऑपरेटर्स होते हैं सी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज में किस लिए यूज होते हैं, वो दो वैल्यूज को आपस में कंपेयर, उनकी इक्वलिटी, अनइक्वलिटी, ग्रेटरनेस, लेसरनेस, इस चीज को कंपेयर करने के लिए वो यूज होते हैं कंडीशनल ऑपरेटर्स। अभी हम इसका एक टेबल देखेंगे तो आपको मजीद क्लियर हो जाएगा। जैसे कि आप देख सकते हैं ये हमारे पास यहाँ पे जो ये यूज हुआ है ये कंडीशनल ऑपरेटर है। इसका मतलब क्या है कि x इज इक्वल टू वाई, ये एप्सिलॉन नॉट और इक्वल टू, इसका मतलब है x नॉट इक्वल टू वाई। इससे तो आप वाकिफ ही होंगे, x लेस देन वाई, x ग्रेटर देन वाई, s लेस देन इक्वल टू वाई, x ग्रेटर देन इक्वल टू वाई। बेसिकली आप इस कंडीशनल ऑपरेटर से और ये जो कंडीशनल ऑपरेटर्स है इससे वाकिफ नहीं होंगे, बाकी सारे तो आपको पता ही हैं। बेसिकली अगर ये, जैसे कि मैं ये आगे भी डिस्कस होगा कि ये जब आप इक्वल टू का जो साइन है, जैसे कि लेक्चर 1 अगर आपने मेरा नहीं देखा तो उसमें आप देख सकते हैं, लेक्चर 2 में मैंने इसको डिस्कस, जो इक्वल टू का साइन होता है इसको बेसिकली मैंने लेक्चर 2 में बड़ी डिटेल में डिस्कस किया था, या इसको क्या कहते हैं, असाइनमेंट ऑपरेटर भी कहते हैं। अगर हम ये सिंगल इक्वल टू यूज करेंगे तो इसका मतलब है असाइनमेंट के तौर पर यूज हुआ है, लेकिन अगर हम इसको डबल इक्वल टू कर देंगे तो इसका मतलब क्या है कि ये दो वैल्यूज को आपस में कंपेयर करने की कोशिश कर रहा है कि वो इक्वल हैं आपस में, इस चीज को कंपेयर करने के लिए यूज हो रहा है। और अगर इसको हम यूज करेंगे एप्सिलॉन नॉट और इक्वल टू, इसका मतलब है कि दो वैल्यूज की अनइक्वालिटी को चेक करने के लिए यूज हो रहा है। ओके, बाकी ये लेस देन, ग्रेटर देन, लेस देन इक्वल टू और ग्रेटर देन इक्वल टू, इसको हमने यहाँ पे डिस्कस भी किया है कि नोट दैट इक्वल टू इज यूज फॉर असाइनमेंट वेयर एज डबल टू इज यूज फॉर
कंपैरिजन ऑफ टू क्वांटिटीज। ओके, अब इसका मैं जो एक छोटा सा प्रोग्राम लिखने लगूँ जिसमें हम क्या डिस्कस करेंगे, इसमें हम डेमोस्ट्रेट करेंगे इस स्टेटमेंट को हम अपने प्रोग्राम में किस तरह से यूज़ कर सकते हैं। इससे आपको मज़ीद क्लियर हो जाएगा कि इफ स्टेटमेंट को हमने अपने प्रोग्राम में किस तरह से यूज़ करना होता है। सबसे पहले हमारे पास कमेंट आ गया कि डेमोस्ट्रेशन ऑफ ए स्टेटमेंट, अपने प्रोग्राम को अपने कमेंट से शुरू करना ज़रूरी होता है। कमेंट ये बताता है कि ये प्रोग्राम किस हवाले से लिखा गया है। कमेंट में आप दो चीज़ें इंक्लूड करें तो ये आपके लिए बेहतर होती हैं, एक कि इसका ऑथर कौन है और किस डेट को ये प्रोग्राम लिखा गया है, और दूसरी चीज़ कि ये प्रोग्राम करेगा क्या। ये जो चीज़ें आपने अपने प्रोग्राम में लाजमी लिखनी होती है। यहाँ पे हमने क्या बताया है कि ये प्रोग्राम किस लिए लिखा है हमने, ये जो कमेंट है ये बता रहा है कि ये प्रोग्राम क्या डेमोस्ट्रेट कर रहा है कि इस स्टेटमेंट हम अपने प्रोग्राम में किस तरह से यूज़ कर सकते हैं। इसके बाद हमने प्री प्रोसेसर डायरेक्टिव यूज़ किया है, #include studio.h। #include प्री प्रोसेसर डायरेक्टिव के हवाले से मैंने जो हमें जो अभी यहाँ तक इस जहाँ तक हम पहुँचे हैं बिगिनिंग में है, तो हमें इतना ही पता होना ज़रूरी होता है कि ये जो हमने प्री प्रोसेसर डायरेक्टिव studio.h यूज़ किया है, इसको हमने इसलिए अपने प्रोग्राम में यूज़ किया है ताकि हम प्रिंट एफ, जो कि प्रिंट एफ का फंक्शन क्या फंक्शन होता है जो कि कंसोल के ऊपर कुछ ना कुछ प्रिंट कराने के लिए यूज़ होता है, उस फंक्शन, और स्कैन एफ फंक्शन जो कि यूज़र से कीबोर्ड से इनपुट लेता है, ये दोनों फंक्शन सही तरह से हमारे प्रोग्राम में काम कर रहे हैं या नहीं कर रहे हैं। इस अगर हमने इसको ये असल में बेसिकली है क्या, ये स्टैंडर्ड इनपुट आउटपुट डॉट है, तो ये किसको इनपुट और आउटपुट को डील करने वाली लाइब्रेरी है। तो इसमें स्कैन एफ और प्रिंट एफ फंक्शन से सही काम अगर हमने अपने प्रोग्राम में काम करवाना है तो उसके लिए हमें इसको यूज करना लाजमी है। ओके, इसके आगे हमने क्या, एंड मैन, जो मैन का फंक्शन है वो हमने स्टार्ट कर दिया है। मैन का फंक्शन क्या है, ये इसकी रिटर्न टाइप क्या है, रिटर्न टाइप ये इंटीजर है, और ये मैन फंक्शन है। मैन फंक्शन बहुत ज़रूरी है। बेसिकली आप मल्टीपल फंक्शंस अपने प्रोग्राम में यूज़ कर सकते हैं, लेकिन यहाँ पे हम चूंकि बिगिनिंग में है तो हम ऐसे प्रोग्राम्स को ही डिस्कस कर रहे हैं जिसमें एक ही फंक्शन यूज़ हुआ होगा और वो मैन का फंक्शन होगा। मैन का फंक्शन अगर नहीं होगा तो हमारा प्रोग्राम कभी भी काम नहीं करेगा। तो मैन का फंक्शन हमेशा जो कंपाइलर सबसे पहले चेक करने के लिए आता है तो वो मैन फंक्शन को चेक करता है। तो इस मैन फंक्शन को हमें अपने प्रोग्राम में इंक्लूड करना लाजमी है, और ये एक ही मैन का फंक्शन, उसके आगे ये मैन का सेंटेक्स है कि ये मैन के फंक्शन का पूरा सेंटेक्स है कि उसका डाटा टाइप, ये स्टैंडर्ड फॉर्म है मैन फंक्शन की। इंट हमारे पास क्या है, इंट रिटर्न टाइप है, आगे मैन फंक्शन है, उसके आगे पेयर ऑफ पैरेंथेसिस है। अब हमारा मैन का ब्लॉक आ जाएगा। मैन का ब्लॉक में हम क्या लिखेंगे, हम क्या करेंगे कि इंट नम, एक हमने इंटीजर टाइप का नम वेरिएबल डिक्लेयर करवा लिया है। प्रिंट एफ यही फंक्शन है जो कि इसको इंक्लूड कराया है, तो ये हमारा फंक्शन परफेक्टली काम, #include studio.h जो प्री प्रोसेसर डायरेक्टिव, इसको अगर हमने इंक्लूड कराया तो हमारे ये प्रिंट एफ का फंक्शन ज़बरदस्त काम करेगा। तो प्रिंट एफ फंक्शन से क्या करा रहे हैं, हम कंसोल के ऊपर प्रिंट करा रहे हैं, बल्कि यूज़र को बता रहे हैं कंसोल के ऊपर प्रिंट करा के कि ऐसा नंबर एंटर करो जो लेस देन 10 हो। एंटर अ नंबर लेस देन 10। आगे क्या कर रहे हैं हम, स्कैन एफ। अब हमने यूज़र से तो कह दिया कि ऐसा नंबर एंटर करो जो 10 से लेस हो। अब यूज़र से हम लेंगे किस तरह ऐसा नंबर, वो उसका क्या काम है, वो स्कैन एफ फंक्शन के जरिए हम यूज़र से कीबोर्ड से इनपुट लेंगे। ये फंक्शन भी परफेक्टली काम करेगा अगर आपने प्री प्रोसेसर डायरेक्टिव #include studio.h को आपने एंटर किया हुआ है अपने प्रोग्राम के स्टार्ट में। %d क्या है, फॉर्मेट स्पेसिफायर है। ये फॉर्मेट स्पेसिफायर कैसे यूज होता है, अगर आप इंटीजर टाइप की वैल्यूज के लिए यूजर से इनपुट ले रहे हैं तो आप %d का फॉर्मेट स्पेसिफायर यूज करेंगे। ये नाम यहाँ पे क्या है कि इंटीजर टाइप का वेरिएबल है, इसलिए हमने %d फॉर्मेट स्पेसिफायर यूज किया है। %, यहाँ पे %, क्या है, ये %, रेफरेंस का काम कर रहा है। ये रेफरेंस किसके लिए है, ये इसको क्या कहते हैं, ये रेफर कर रहा है नम वेरिएबल को, जो मेमोरी में लोकेशन मिली है उस चीज़ को ये पॉइंट कर रहा है। जो भी यूज़र वैल्यू %d के जरिए हम यूज़र से वैल्यू लेंगे, वो इस वेरिएबल को जो मेमोरी में लोकेशन मिली होगी नम को, वो वहाँ पे जाके सेव कर देगा। तो बेसिकली ये रेफरेंस का काम कर रहा है %, कि ये रेफर कर रहा है उस मेमोरी लोकेशन को जहाँ पे नम वेरिएबल को जो मेमोरी में लोकेशन मिली है, और जो भी वैल्यू यूज़र इनपुट करेगा उसको हम नम वेरिएबल में सेव करवा देंगे उस मेमोरी लोकेशन के ऊपर। अब यहाँ पे अब हमारी इफ की स्टेटमेंट स्टार्ट हो गई है। इफ का कीवर्ड हमारे पास आ गया, उसके आगे कंडीशन आएगी। कंडीशन को हमने पेयर ऑफ पैरेंथेसिस में रख लिया। हम क्या कर रहे हैं, नम में जो वैल्यू सेव है, जो यूजर ने इनपुट किया है उसको हमने नम वेरिएबल में सेव किया है।
तो नम वेरिएबल को जो भी मेमोरी में लोकेशन मिली थी वहां पे ये वैल्यू सेव हुई हुई है। अगर वो लेस देन 10 है, अगर इफ की कंडीशन, ये जो कंडीशन है ये ट्रू होती है, तो हमारा प्रोग्राम क्या करेगा, कंसोल के ऊपर क्या प्रिंट कर देगा, व्हाट एन ओबीडिएंट सर्वेंट यू आर। और बैक स्लैश एन कैरीज रिटर्न है, ये क्या कर देगा, ये नेक्स्ट लाइन पर ले जाएगा हमारे कर्सर को। ओके, सो अगर ये बैक इस तरह के काफ़ी सारे हैं, बैक स्लैश एन बैक स्लैश टी टैब के लिए यूज़ होता है, इस तरह के बहुत सारे हम इंशाल्लाह फ्यूचर लेक्चर्स में डिस्कस करेंगे। फिलहाल हमारे लिए क्या है कि हम इफ स्टेटमेंट को डिस्कस कर रहे हैं कि इफ स्टेटमेंट को हम अपने प्रोग्राम में यूज़ किस तरह से कर सकते हैं। सो इफ का कीवर्ड पेयर ऑफ पैरेंथेसिस, उसके अंदर कंडीशन, अगर ये कंडीशन ट्रू होती है तो हमारी ये स्टेटमेंट एग्जीक्यूट हो जाएगी। अगर ये स्टेटमेंट ट्रू नहीं होती तो हमारी ये स्टेटमेंट, अगर ये कंडीशन ट्रू नहीं होती तो हमारी ये स्टेटमेंट कभी भी एग्जीक्यूट नहीं होगी। आगे रिटर्न जीरो, क्योंकि मैन की डाटा टाइप जो रिटर्न टाइप थी वो इंट थी, इसलिए हम रिटर्न जीरो करवा रहे हैं और मैन का ब्लॉक हमारे पास क्लोज हो गया। सो अगर ये कंडीशन ट्रू नहीं होती तो ये स्किप कर देगा और हमारा प्रोग्राम टर्मिनेट हो जाएगा सक्सेसफुली। ओके, अब हम इसका फ्लो चार्ट भी देख लेते हैं ताकि हमें मजीद क्लियर हो जाए। जैसे कि आप देख सकते हैं हमारे पास फंक्शन स्टार्ट हुआ है। सबसे पहले हमने फंक्शन को स्टार्ट किया है। फंक्शन को हमने स्टार्ट किया है। स्टार्ट करने के बाद हमने क्या किया, यूज़र से कहा है कि इंटर नंबर करो जो कि लेस देन 10 हो, और उसके बाद हम यूज़र से इनपुट ले रहे हैं, वो नंबर ले रहे हैं। अगर यूज़र ने इफ़ की स्टेटमेंट यहाँ पे आ गई, अगर यूज़र ने नंबर इंटर किया जो लेस देन 10 है, अगर 9 इंटर करता है तो क्या होगा, हमारे ये प्रोग्राम, ये जो स्टेटमेंट है, ये जो कंडीशन है ट्रू हो जाएगी, हमारा प्रोग्राम यस की तरफ से चलेगा, प्रिंट करेगा कंसोल के ऊपर व्हाट एन ओबीडिएंट सर्वेंट यू आर, और उसके बाद हमारा प्रोग्राम टर्मिनेट हो जाएगा। लेकिन अगर नम जो यूज़र है वो 10 वैल्यू भी इंटर करता है तो वो भी लेस देन 10 तो नहीं है, वो इक्वल टू 10 है, और अगर 10 से बड़ी वैल्यू 11 12 सो ऑन, तो हमारी कंडीशन क्या हो जाएगी, फॉल्स हो जाएगी और हमारा प्रोग्राम नो वाली साइड से चलेगा और टर्मिनेट हो जाएगा। ओके, अब हम एक और रियल सिचुएशन को देख लेते हैं, सीरियस प्रोग्रामिंग सिचुएशन को देख लेते हैं ताकि हमें मज़ीद क्लियर हो जाए कि इफ़ की स्टेटमेंट को हमने रियल प्रोग्रामिंग सिचुएशंस में किस तरह से यूज़ करना है। सो while purchasing certain items, a discount of 10% is offered if the quantity purchased is more than 1000। अगर हम एक सर्टन आइटम्स परचेज करने जा रहे हैं, अगर हम उन 1000 से ज़्यादा आइटम्स या 1000 से ज़्यादा आइटम्स परचेज करते हैं तो हमें 10% का डिस्काउंट ऑफर किया जाएगा। ओके, अगर हम 1000 से ज़्यादा आइटम्स परचेज नहीं करते हैं तो हमें कोई डिस्काउंट नहीं मिलेगा। सो आगे क्या कह रहा है कि अगर क्वांटिटी, जो कितनी क्वांटिटी हमने आइटम्स कितने खरीदे हैं और हर आइटम की कितनी प्राइस है, वो अगर हम कीबोर्ड के ज़रिए इनपुट करवाएं यूज़र से, दो चीज़ें हम इनपुट करवा रहे हैं यूज़र से, एक कितने आइटम परचेज किए हैं और हर आइटम की जो प्राइस थी वो कितनी थी, वो अगर हम यूज़र से इनपुट कराएं तो अब हमने क्या निकालना है, टोटल एक्सपेंसेस क्या निकालने हैं। टोटल एक्सपेंसेस निकालने हैं कि डिस्काउंट हुआ है या नहीं हुआ है। तो चलिए इसका पहले प्रोग्राम फ्लो चार्ट देख लेते हैं। फ्लो चार्ट के बाद हम इसका प्रोग्राम देखेंगे कि हम इसका सी प्रोग्राम किस तरह से बना सकते हैं। सबसे पहले हमारा प्रोग्राम स्टार्ट होता है। जब हमारा प्रोग्राम स्टार्ट होता है तो हम एक वेरिएबल डिक्लेयर करवा लेंगे इंटीजर टाइप का, जिसका जो डिस्क होगा और उसको हम ये 0 से इनिशियलाइज करवा देंगे। उसके बाद हमने यूज़र से क्या इनपुट करवाना था, हमने कि कितनी क्वांटिटी, कितने आइटम्स उसने परचेज किए हैं और पर आइटम प्राइस क्या है, हर आइटम की जो पर आइटम प्राइस है वो क्या है। अगर वो क्वांटिटी ग्रेटर देन 1000 इनपुट करता है कीबोर्ड से तो हमारा प्रोग्राम, हमारी जो इफ़ की कंडीशन है वो ट्रू हो जाएगी। क्वांटिटी जो है वो 1000 से अगर ग्रेटर है तो क्या होगी, हमारी इफ़ कंडीशन ट्रू हो जाएगी तो हमारा प्रोग्राम यस की साइड से चलेगा, हमें 10% का डिस्काउंट मिलेगा। ओके, अब ये फार्मूला है टोटल एक्सपेंसेस कैलकुलेट करने का। इसमें क्या है, क्वांटिटी कितने आइटम्स परचेज किए हैं मल्टीप्लाई कर रहे हैं पर आइटम के रेट के साथ और उसमें से माइनस कर रहे हैं बेसिकली हम क्या, डिस्काउंट को। तो वो डिस्काउंट हम किस तरह से निकाल रहे हैं, 10% डिस्काउंट को क्वांटिटी मल्टीप्लाई बाय रेट मल्टीप्लाई बाय डिस डिवाइडेड बाय 100। ओके, हमारे पास टोटल एक्सपेंसेस आ रहे हैं, उसको हम स्क्रीन के ऊपर जितने भी टोटल एक्सपेंसेस हमारे बनेंगे वो हम स्क्रीन के ऊपर प्रिंट करा रहे हैं और हमारा प्रोग्राम टर्मिनेट हो रहा है। बिल्कुल सेम चीज़ होगी अगर हमें, अगर वो आइटम्स इतने परचेज करता है जो कि लेस देन 1000 है
तो हमारा इफ़ की कंडीशन फॉल्स हो जाएगी और ये नो वाली साइड से चलेगा और सेम प्रोसेस होगा। जब यहाँ पे आएगा तो क्वांटिटी मल्टीप्लाई बाय रेट होगा, लेकिन ये सारी वैल्यू जो है, जो माइनस के राइट हैंड साइड पर जितनी भी वैल्यू है वो सारी ज़ीरो हो चुकी होगी, क्योंकि हमें कोई डिस्काउंट नहीं मिला है। तो जब ज़ीरो से आप मल्टीप्लाई करेंगे क्वांटिटी और रेट को, तो ओवरऑल, और उसको डिवाइड करेंगे 100 के साथ, तो ओवरऑल ये जितनी भी वैल्यू है ये ज़ीरो हो चुकी होगी और हमें 0% डिस्काउंट मिलेगा, क्योंकि जब क्वांटिटी मल्टीप्लाई बाय रेट माइनस ज़ीरो करेंगे तो हमारे पास यही वैल्यू आएगी। उसको हम टोटल एक्सपेंसेस को स्क्रीन के ऊपर प्रिंट करा देंगे और उसके बाद हमारा प्रोग्राम क्या हो जाएगा, टर्मिनेट हो जाएगा। अब हम आगे चलते हैं। अब हम इसका प्रोग्राम लिख के देख लेते हैं कि इसका प्रोग्राम सी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज में इस प्रोग्राम को हम लिखेंगे किस तरह। हमने क्या करना है, हमने अपने प्रोग्राम को कमेंट से स्टार्ट किया है। हमने क्या करना है, कैलकुलेशन ऑफ टोटल एक्सपेंसेस को हम कैलकुलेट करने जा रहे हैं। सबसे पहले हमने क्या यूज़ किया, हैश इंक्लूड स्टूडियो डाटा प्री प्रोसेसर डायरेक्टिव, क्योंकि हमने प्रिंट एफ और स्कैन एफ फंक्शन से अपने प्रोग्राम में काम लेना है, तो इसलिए स्टूडियो डाटा स्टैंडर्ड इनपुट आउटपुट लाइब्रेरी को इंक्लूड कराना लाजमी है। उसके बाद हमारा मैन का फंक्शन स्टार्ट हो जाता है। ये स्टैंडर्ड फॉर्म है मैन फंक्शन की। मैन फंक्शन का ब्लॉक स्टार्ट हो गया। हमने क्या कहा था, हमने दो वेरिएबल लिए हैं, एक क्वांटिटी का वेरिएबल डिक्लेयर करवाया और एक हमने डिस्क का वेरिएबल डिक्लेयर कराया और उसके बाद हमने उसको जीरो से इनिशियलाइज करवा दिया। ये जीरो से हमने क्यों इनिशियलाइज कराया, क्योंकि जो सी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज में, इसमें अगर आप किसी वेरिएबल को इनिशियलाइज नहीं कराएंगे, जस्ट डिक्लेयर करेंगे, तो उसमें एक अनप्रिडिक्टेबल वैल्यू पड़ी होगी, जिसको हम क्या कहते हैं, गार्बेज वैल्यू। ओके, इस चीज़ को आपने ध्यान में रखना है। इसलिए हमने डिस वेरिएबल को, क्योंकि इसको हमने आगे अपने प्रोग्राम में यूज़ करना है, यूज़ किस तरह से करना है कि हम इसको वैल्यू कोई असाइन नहीं कर रहे। असाइन वैल्यू असाइन करने से पहले ही हमने इसको अपने प्रोग्राम में यूज़ करना है वैल्यू। हम तो इसलिए हमें इसको क्या है कि बेहतर यही है कि हम इसको जीरो से इनिशियलाइज करा लें, ताकि इसमें कोई गार्बेज वैल्यू या अनप्रेडिक्टेबल वैल्यू ना पड़ी हुई हो। ये अभी आगे जब हमारा प्रोग्राम चलेगा तो आपको मजीद क्लियर हो जाएगा। हमारे पास क्या है, फ्लोट, रेट और टोटल, दो हमने रियल टाइप के वेरिएबल डिक्लेयर करवा लिए हैं। रियल टाइप के वेरिएबल कौन कौन से हैं हमारे पास, रेट और टोटल। अब हमने क्या करना है, हमने प्रिंट एफ किया है कि इंटर क्वांटिटी एंड रेट। हम यूजर से क्या कह रहे हैं, हम कंसोल के ऊपर क्या प्रिंट करा रहे हैं, वो प्रिंट ये करा रहे हैं कि क्या यूजर को बता रहे हैं प्रिंट करा के कि तुम क्वांटिटी इंटर करो और रेट इंटर करो, कि तुमने कितने आइटम्स परचेज किए हैं और हर आइटम का रेट कितना है। अब स्कैन एफ दोबारा क्या, स्कैन एफ हम यूजर से कीबोर्ड के जरिए इनपुट ले रहे हैं, तो हमारे पास जो क्वांटिटी वेरिएबल है, ये क्योंकि इसका इंटीजर टाइप है, इसलिए हमने फॉर्मेट स्पेसिफायर %d यूज़ किया है और परसेंट इसलिए यूज़ किया है कि जो मेमोरी में इसको लोकेशन मिली है उसको वहाँ पे ये रेफर कर रहा है कि उधर जाके ये वैल्यू सेव कर दो, जो भी यूज़र इंटर करेगा। तो हमारे पास यूज़र जो इंटर वैल्यू करेगा वो क्वांटिटी में सेव हो जाएगी। इसीलिए रेट हमारे पास रियल टाइप का वेरिएबल है, इसलिए हमने %f फॉर्मेट स्पेसिफायर जो यूज़ किया है वो %f यूज़ किया है, जो कि रियल वैल्यूज़ को के लिए यूज़ होता है। और यहाँ पे रेट को जो मेमोरी में लोकेशन मिली होगी वहाँ पे जाके जो यूज़र कीबोर्ड से इनपुट करेगा वैल्यू वो सेव हो जाएगी। अब हमारे पास मेन चीज़ आती है इफ़ की कंडीशन। अब इफ़ की कंडीशन क्या कर रही है कि हमारे पास क्या चेक कर रही है, इफ़ का कीवर्ड आ गया, आगे पेयर ऑफ पैरेंथेसिस आ गए और उसमें हमारे पास कंडीशन आ गई। अगर यूज़र ने क्वांटिटी इंटर की, अगर यूज़र ने आइटम्स परचेज किए जो ग्रेटर देन 1000 है, मतलब 1000 एक आइटम्स परचेज कर देता है, तो अगर 1000 आइटम भी परचेज करके फिर भी हमारे पास कंडीशन फॉल्स होगी, क्योंकि हमारे पास क्या लगा हुआ है कि ग्रेटर देन 1000 से ज़्यादा आइटम्स परचेज करता है, तो फिर उसको क्या डिस्काउंट मिलेगा, 10% का डिस्काउंट मिलेगा। सपोज कर लें अगर यूज़र ने 1200 आइटम्स परचेज किए हैं, तो हमारे पास ये कंडीशन क्या हो जाएगी, ये हमारी कंडीशन ट्रू हो जाती है। तो हमारा क्या, जो इफ़ के नेक्स्ट स्टेटमेंट है डिस को हमने किससे, क्योंकि हमें 10% का डिस्काउंट मिल गया है, तो डिस में हमने 10 वैल्यू सेव करवा दी है। लेकिन अब यहाँ पे आपको मेन चीज़ समझ आएगी कि हमने डिस को इनिशियलाइज जीरो से क्यों किया है। ये अब फार्मूला आपके पास आ गया। अगर सपोज कर लें ये आइटम्स 200 आइटम्स इंटर करता है यूज़र, तो हमारे पास ये कंडीशन फॉल्स हो जाती है। फॉल्स हो जाती है तो हमारे पास ये जो स्टेटमेंट है ये स्किप हो जाएगी। अब स्किप हो गया तो डायरेक्ट यहाँ पे अगर हमने डिस्क को इनिशियलाइज नहीं किया होगा,
तो ये कंडीशन भी हमारे पास नहीं चली, तो डिस में क्या पड़ी होगी, गार्बेज वैल्यू, अनप्रिडिक्टेबल वैल्यू पड़ी होगी। तो जब वो इस इन वैल्यूज के साथ मल्टीप्लाई होगी तो हमारे पास क्या क्या अजीब सा हमारे पास गलत आंसर आएगा, इनकरेक्ट। जो टोटल एक्सपेंसेस कैलकुलेट होंगे वो इनकरेक्ट कैलकुलेट होंगे। सो इसलिए हमने डिस को जीरो से इनिशियलाइज करवाया था। हमने क्या किया कि 1200 आइटम्स के हवाले से हम देख लेते हैं। तो 1200 आइटम्स परचेज किया, हमें डिस्काउंट क्या मिल गया, 10% का मिल गया। हमने क्वांटिटी मल्टीप्लाई बाय रेट किया, माइनस कर दिया जो 10% का डिस्काउंट है इस फार्मूले के थ्रू कैलकुलेट करके, और हमारे पास टोटल एक्सपेंसेस आ गए। टोटल एक्सपेंसेस को हमने क्या किया, परसेंटेज एफ, क्योंकि टोटल का जो वेरिएबल है वो रियल टाइप का वेरिएबल है, इसलिए हमने परसेंटेज एफ फॉर्मेट स्पेसिफायर यूज करके टोटल एक्सपेंसेस इक्वल टू रुपीज, जो भी रुपीज आएंगे बैक स्लैश एन कर्सर नेक्स्ट एन चला जाएगा, और टोटल में जो भी वैल्यू सेव होगी, क्योंकि यहाँ पे जो वैल्यू कैलकुलेट होगी वो टोटल वेरिएबल को जो मेमोरी में लोकेशन मिली होगी वहाँ पे सेव हो जाएगी, और उसको हम कंसोल के ऊपर प्रिंट करवा देंगे। उसके बाद हमारा फंक्शन रिटर्न जीरो करेगा, सक्सेस होगी हमें, क्योंकि इंटीजर टाइप इसकी इंट है। अगर जीरो रिटर्न होता है तो इसका मतलब सक्सेस है, अगर जीरो के अलावा कोई वैल्यू रिटर्न होती है तो इसका मतलब क्या है, हमारा जो प्रोग्राम है वो सही तरह से नहीं चला। मैन का ब्लॉक हमने क्लोज कर दिया। ये हमारा टोटल प्रोग्राम है जिसमें हम टोटल एक्सपेंसेस कैलकुलेट कर रहे हैं डिस्काउंट के साथ और विदाउट डिस्काउंट। अब अगर विदाउट डिस्काउंट के साथ अगर हम इसको देखें, सपोज जो क्वांटिटी है वो 200 है, 200 आइटम्स परचेज करता है, तो हमारे ये स्टेटमेंट क्या हो जाएगी, कंडीशन फॉल्स हो जाएगी, ये स्टेटमेंट हमारी नहीं चलेगी। और यहाँ पे डिस्क में क्या होगा, सेव होगा, जीरो सेव होगा। जब जीरो सेव होगा तो हमारे पास क्या है, ये ओवरऑल ये जो इस माइनस के जो राइट हैंड साइड पर जो वैल्यू है, जो फार्मूला है, ये ओवरऑल जीरो वैल्यू हो जाएगी, और हमारे पास क्वांटिटी मल्टीप्लाई बाय रेट होगा, और वो स्क्रीन के ऊपर प्रिंट हो जाएगा। टोटल एक्सपेंसेस इज इक्वल टू रुपीज परसेंटेज एफ टोटल और रिटर्न जीरो, और उसके बाद हमारा प्रोग्राम क्लोज। सो ये ये हमारा प्रोग्राम था जिसके जरिए हम क्या कर रहे थे, टोटल एक्सपेंसेस कैलकुलेट कर रहे थे डिस्काउंट के साथ, विदाउट डिस्काउंट के साथ इफ स्टेटमेंट को यूज करते हुए। सो फ्रेंड्स, हम इसका अब, क्योंकि हमने इस स्टेटमेंट का ये प्रोग्राम भी देख लिया है, अब हम आगे चलते हैं। हम डिस्कस कर लेते हैं कि इसकी एक दो वैल्यूज, जैसे कि मैंने आपको 1200 और 200 वैल्यूज इनपुट करके दिखाई थी। जब 1200 वैल्यू, क्योंकि वो ग्रेटर देन 1000 है, तो जब हम 1200 वैल्यूज और वैल्यू पर आइटम 1550, हमने 1200 वैल्यूज इंटर की और वैल्यू पर आइटम 1550 है, तो हमारे पास जो डिस्काउंट आएगा वो 10% डिस्काउंट हमें मिल जाएगा, और हमारे पास जो टोटल एक्सपेंसेस बनेंगे वो 16,740 बनेंगे। लेकिन अगर हम 200 वैल्यूज इनपुट करते हैं और वैल्यू पर आइटम जो है वो 1550 ही है, तो हमें कोई डिस्काउंट नहीं मिलेगा, क्योंकि 200 लेस देन 1000 है, तो हमने लेस देन 1000 आइटम्स जो कि 200 आइटम्स परचेज किए हैं, तो हमें जो टोटल एक्सपेंसेस बनेगा वो 3100 बनेगा। यहाँ तक तो हमने ये देख लिया। अब हम, जैसे कि मैंने एक्सप्लेन किया है कि जो फर्स्ट रन है प्रोग्राम की, उसमें क्या हो जाएगा, हमारे पास जो कंडीशन है वो ट्रू हो जाएगी, और जो 1200 वैल्यू जो क्वांटिटी की है वो ग्रेटर होगी 1000 से, इसलिए जो वेरिएबल डिस होगा जो कि पहले जीरो से इनिशियलाइज हुआ होता, वो अब किस वैल्यू से, उसके अंदर न्यू वैल्यू सेव हो जाएगी 10, और ये जो न्यू वैल्यू 10 सेव हुई होगी वेरिएबल डिस के अंदर, उसके उसको लेते हुए जो वह हमारे पास टोटल एक्सपेंसेस हैं वो कैलकुलेट होंगे। मतलब हमें 10% का डिस्काउंट मिल जाएगा। लेकिन अगर हम सेकंड रैंड जो 200 वैल्यूज़ के साथ हमने प्रोग्राम को रन किया था, वो क्योंकि ग्रेटर देन 1000 नहीं है, तो हमारे पास कंडीशन फॉल्स हो जाएगी। जो दिस वेरिएबल है, डिस वेरिएबल के अंदर जो अर्ली वैल्यू जो जीरो सेट होएगी वो रिमेन जीरो रहेगी। इस वजह से जो एक्सप्रेशन होगा आफ्टर द माइनस साइन, जो उस माइनस साइन के जो राइट साइड पे एक्सप्रेशन था, वो क्या हो जाएगा, वो ज़ीरो इवेल्युएट हो जाएगा। वो ज़ीरो में, वो पूरे का पूरा एक्सप्रेशन ज़ीरो में कन्वर्ट हो जाएगा जब वो ऑपरेशन उस पर परफॉर्म होंगे मल्टीप्लिकेशन और डिवीजन की, क्योंकि ज़ीरो जिस चीज़ से भी मल्टीप्लाई या डिवाइड हो वो ज़ीरो ही होती है, तो इसलिए हमें कोई डिस्काउंट नहीं मिलेगा, और हमारे पास ओवरऑल
जो एक्सपेंसेस होंगे वो विदाउट 10% डिस्काउंट आएंगे, जो कि 3100 आए हैं हमारे पास। ओके, सो अब यहाँ पे जो मैंने शुरू में स्टार्टिंग में आपको एक साइड नोट के तौर पे बात नोट करवाई थी, वो यहाँ पे दोबारा से मैं रिपीट कर रहा हूँ। ये बड़ी इंपॉर्टेंट चीज़ है कि क्या जो डिस वेरिएबल है उसको ज़ीरो से इनिशियलाइज करवाना ज़रूरी है। तो इसका आंसर यही है कि यस, क्योंकि जो वेरिएबल होता है सी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज में, जब हम उसको डिक्लेयर करते हैं तो वो एक गार्बेज वैल्यू या अनप्रिडिक्टेबल वैल्यू के साथ इनिशियलाइज होता है। तो उसको हमने लाजमी एक वैल्यू के साथ, उस वेरिएबल को एक ऐसी वैल्यू के साथ, जैसे कि जीरो वैल्यू वैल्यू है, ऐसी वैल्यू के साथ इनिशियलाइज कराना होता है कि ताकि हम गार्बेज या अनप्रिडिक्टेबल वैल्यू से बच सकें। सो डिस वेरिएबल को जीरो वैल्यू से इनिशियलाइज कराना बहुत ज़्यादा ज़रूरी था। अब हम जो रियल थिंग जिसको हमने पीछे कहा था इफ स्टेटमेंट के हवाले से, उसको डिस्कस कर लेते हैं कि इफ स्टेटमेंट के हवाले से जो रियल थिंग है वो क्या है। जैसे कि मैंने पहले मेंशन किया है, जो जर्नल फॉर्म है इस स्टेटमेंट की वो इफ है, आगे कंडीशन है, और उसके बाद अगर वो कंडीशन ट्रू होती है तो स्टेटमेंट जो उसके नेक्स्ट स्टेटमेंट है वो एग्जीक्यूट हो जाएगी। अगर वो कंडीशन ट्रू नहीं होती है तो नेक्स्ट स्टेटमेंट हमारी स्किप हो जाएगी। हमारे पास जो वैलिड एक्सप्रेशन है उसमें क्या, उसमें रैशनल एक्सप्रेशंस भी आ, जैसे कि यहाँ पे हमने पहले डिस्कस किए रैशनल एक्सप्रेशंस को कि x इज इक्वल टू वाई, x नॉट इक्वल टू वाई, x ग्रेटर देन वाई, x लेस देन वाई, x लेस देन इक्वल टू वाई, x ग्रेटर देन इक्वल टू वाई। ये एक्सप्रेशन तो हमने डिस्कस किए हैं, लेकिन यहाँ पे जो एक और इम्पॉर्टेंट चीज़ है वो ये है कि हम अर्थमेटिक एक्सप्रेशन भी इस स्टेटमेंट में यूज़ कर सकते हैं। हम क्या, वी कैन आल्सो यूज अर्थमेटिक एक्सप्रेशन इन द इफ स्टेटमेंट। अब ये जो जितनी भी मैं नीचे आपको इफ की स्टेटमेंट्स बताने जा रहा हूँ, ये तमाम की तमाम वैलिड इफ स्टेटमेंट्स हैं। वो देख लेते हैं हम कौन कौन से हमारे पास। सबसे पहले हमारे पास क्या है, इफ ए इज इक्वल टू 10। अब आप तो कहते होंगे कि हमने ए इज इक्वल टू 10, वो तो रैशनल एक्सप्रेशन था, लेकिन यहाँ पे ये स्टेटमेंट भी फाइन है। ये भी स्टेटमेंट भी क्या है, ये ट्रू है। ये ट्रू किस तरह से है, क्योंकि ए को हम वैल्यू इनिशियलाइज करा रहे हैं, ए को हम क्या कह रहे हैं, 10 वैल्यू दे रहे हैं। तो बेसिकली हम यहाँ पे क्या आ रहे हैं, इफ 10 तो प्रिंट है इवन दिस वर्क्स। अगर इफ ए इज इक्वल टू 5 होता या -5 होता तो तब भी इसने काम करना था। ओके, ये दोबारा से ये वही चीज़ है। हमारे पास अगर इफ -5 तो सरप्राइजिंगली इवन दिस वर्क, क्योंकि -5 है। अभी मैं ये बताता हूँ ये क्यों सारी स्टेटमेंट्स जो हैं ये ओके हैं। क्योंकि अब यहाँ पे जो मेन चीज़ है वो समझने वाली ये है कि जो सी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज जो है वो कंसीडर करती है नॉन जीरो वैल्यू को ट्रू। लेकिन अगर जीरो वैल्यू होगी इफ स्टेटमेंट के आगे, जो भी स्टेटमेंट होगी, अगर वो उसके उस जो जो भी कंडीशन होगी, अगर वो नॉन जीरो वैल्यू है तो वो ट्रू है, इसका मतलब क्या है, ट्रू है। लेकिन अगर वो जीरो वैल्यू है तो इसका मतलब क्या है, फॉल्स है। इन द फर्स्ट स्टेटमेंट जो एक्सप्रेशन था 5, वो क्योंकि क्या था, वो जीरो से ग्रेटर था, जीरो नहीं था, तो क्या था, हमारा एक्सप्रेशन क्या हो गया, ट्रू हो गया। लेकिन अगर 5 अगर नॉन क्योंकि 5 नॉन जीरो वैल्यू थी तो हमारे पास एक्सप्रेशन क्या हो गया, ट्रू हो गया। तो हमारे पास जो प्रिंट एफ में जो भी स्टेटमेंट लिखी होगी वो एग्जीक्यूट हो जाएगी। अब जब हमने सेकंड स्टेटमेंट लिखी, उसमें हमने क्या किया था, 10 इज इक्वल ए इज इक्वल टू 10 किया था। मतलब हम ए को क्या वैल्यू असाइन कर रहे थे, 10 कर रहे थे। अगर हम इसको रिड्यूस करें, इसको हम ये भी लिख सकते हैं, इफ ए में वैल्यू क्या है, 10 है, और इफ 10, इनको दोनों तरीकों से हम लिख सकते हैं। तो इफ 10 क्या है, वो नॉन जीरो वैल्यू है, जो कि क्या है, जीरो नहीं है, नॉन जीरो वैल्यू है, ग्रेटर देन जीरो है। तो क्या होगी, प्रिंट की स्टेटमेंट हमारी दोबारा एग्जीक्यूट होगी, क्योंकि हमारे पास कंडीशन क्या होगी है, ट्रू होगी है। अब अगर हम इफ इन द थर्ड, जो थर्ड है उसमें -5 है, -5 भी नॉन जीरो नंबर है। अगेन प्रिंट एफ का स्टेटमेंट क्या हो जाएगी, वो एग्जीक्यूट हो जाएगी, क्योंकि हमारे पास कंडीशन क्या होगी है, ट्रू होगी है। अब हम इफ जो हमारे पास -5 की जगह हम क्या लिख सकते हैं, फ्लोटिंग टाइप वैल्यूज, जैसे कि 3.14 भी यूज कर सकते हैं, और इसको भी क्या कंसीडर किया जाएगा, ट्रू ही कंसीडर किया जाएगा। कंडीशन हमारी ट्रू ही होगी, क्योंकि 3.14 नॉन जीरो वैल्यू है। इशू क्या है, हमारे पास इशू ये नहीं है कि जो हम इफ की जो कंडीशन है उसमें इंटीजर टाइप की वैल्यू यूज कर रहे हैं या फ्लोटिंग टाइप की वैल्यू यूज कर रहे हैं।
ये भी इशू नहीं है कि वो पॉजिटिव है या नेगेटिव है। हमारे पास इशू क्या है कि वो जीरो है या नॉन जीरो है। अगर नॉन जीरो है तो हमारे पास कंडीशन ट्रू है, अगर वो जीरो है तो हमारे पास कंडीशन क्या है, फॉल्स है। ओके, इस चीज को हम आपके लिए समझना बहुत ज्यादा जरूरी था। सिंपल सी चीज है लेकिन ट्रिकी चीज है, ये लोगों के जहन में से हमारे जहन में से अक्सर निकल जाती है, तो इस चीज को आपने जहन में लाजमी रखना है। अब मल्टीपल स्टेटमेंट्स जो अगली चीज है, हमारा अगला टॉपिक है कि हम इसके अंदर मल्टीपल स्टेटमेंट्स को किस तरह से यूज कर सकते हैं। हाउ टू यूज मल्टीपल स्टेटमेंट्स विद इन इफ। बहुत सिंपल है। हम अभी तक हमने जितनी भी इफ की फॉर्म्स देखी हैं उसमें हमने सिंगल स्टेटमेंट यूज किया है। अगर इफ की कंडीशन ट्रू होती है तो नेक्स्ट जो स्टेटमेंट है वो एग्जीक्यूट हो जाती है। लेकिन हम अगर मल्टीपल स्टेटमेंट्स, इफ की कंडीशन अगर ट्रू होती है तो उसमें मल्टीपल स्टेटमेंट्स को हम किस तरह से एग्जीक्यूट करा सकते हैं उसको हम देख लेते हैं। So if it may so happens that in a program we want more than one statement to be executed if the expression following if is satisfied। जैसे कि मैंने बता दिया है कि अगर कंडीशन ट्रू होती है तो हम मोर देन वन स्टेटमेंट्स को किस तरह से एग्जीक्यूट करवा सकते हैं उसको हम देखने जा रहे हैं। सो अब अगर हमने मल्टीपल स्टेटमेंट्स को एग्जीक्यूट कराना है, अगर इफ की कंडीशन ट्रू होती है तो हमने उसको क्या रखना होता है, वो जो मल्टीपल स्टेटमेंट्स होंगे हम उनको पेयर ऑफ ब्रेसेस में रखेंगे, और ये जो पेयर ऑफ ब्रेसेस होंगी ये क्या कराएंगी, ये इफ का ब्लॉक कहलाएंगी। फॉर एग्जाम्पल के तौर पे हम एक और प्रोग्राम देख लेते हैं। इस प्रोग्राम से आपको मजीद क्लियर हो जाएगा कि मल्टीपल स्टेटमेंट्स हम इस कंडीशन के अंदर किस तरह से चला सकते हैं अगर इफ की कंडीशन ट्रू हो जाती है। सो जो अगर करंट ईयर चल रहा है और जिस ईयर को एम्प्लॉय भर्ती हुआ था ऑर्गेनाइजेशन में, अगर वो की बोर्ड से इनपुट अगर वो यूजर दे, यूजर क्या दे, अगर यूजर दे के दो चीजें इंटर की जाएं कीबोर्ड से, एक क्या चीज कीबोर्ड से इंटर की जाए, एक ये चीज कीबोर्ड से इंटर की जाए कि करंट ईयर क्या है और जिस ईयर को एम्प्लॉय भर्ती हुआ था वो ईयर कौन सा है। ये दोनों चीजें किससे, ये दोनों चीजें कीबोर्ड से इनपुट की जाएं। तो हमारे पास अगर जो जिसको हमने जो हमारा एम्प्लॉय है, अगर वो उसने सर्व कर दिया ऑर्गेनाइजेशन में 3 साल से ज्यादा हो गए हैं, करंट ईयर हमने एंटर किया और हमने जिस साल को वो भर्ती हुआ था एम्प्लॉय, वो दोनों कीबोर्ड से इनपुट कराया, और अगर उसको 1 साल से ज्यादा हो गया, 3 साल से ज्यादा हो गए ऑर्गेनाइजेशन में, तो हमें क्या, उसको 25% डिस्काउंट देना है। लेकिन अगर उसको 3 साल से ज्यादा का अरसा नहीं आया तो फिर उसको कोई डिस्काउंट नहीं मिलेगा। तो अब हम देखते हैं इस प्रोग्राम को हम किस तरह से इम्प्लीमेंट कर सकते हैं अपनी सी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज में। बहुत मज़े का प्रोग्राम है, इसको देख के आपको समझ आ जाएगी। जब ये हम प्रोग्राम देखेंगे तो आपको क्लियर हो जाएगा कि हम सी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज में अगर हम इफ स्टेटमेंट यूज कर रहे हैं तो उसमें हम मल्टीपल स्टेटमेंट्स को किस तरह से एग्जीक्यूट करा ले सकते हैं। तो सबसे पहले हमारा कमेंट आ गया, उसके बाद प्री प्रोसेसर डायरेक्टिव स्टूडियो डॉट एच स्टैंडर्ड इनपुट आउटपुट लाइब्रेरी आ गई, हिंट मैन का फंक्शन आ गया, मैन का ब्लॉक शुरू हो गया। तो हमने कितने वेरिएबल्स डिक्लेयर करवाए, 4, जो कि चारों इंटीजर टाइप के वेरिएबल हैं। एक बोनस है, एक करंट ईयर है, एक ईयर ऑफ ज्वाइनिंग है और एक ईयर ऑफ जो हमारे पास सर्विस है। सो इनके लिए हमने क्या, बोनस, सी वाई, वाई ओ जे और वाई ओ एस वेरिएबल्स के नाम रखे हैं। अब हमने क्या कहते हैं, इंटर करंट ईयर एंड ईयर ऑफ ज्वाइनिंग। 2 ईयर्स हम यूजर से एंटर करवा रहे हैं, क्या कि वो दे हमें कि उसका ईयर, करंट ईयर कौन सा है आज जो करंट ईयर चल रहा है, और उसका ईयर ऑफ ज्वाइनिंग कौन सा था। जब वो कीबोर्ड से एंटर किए जाएंगे तो उनको हमने सी वाई और वाई और जे वेरिएबल्स में सेव करवाने हैं। तो उनका हमने दोनों के परसेंट लगा के रेफरेंस दिया है कि, और परसेंटेज डी फॉर्मेट स्पेसिफायर यूज किया है क्योंकि दोनों क्या हैं, इंटीजर टाइप के वेरिएबल्स हैं। इसलिए हमने क्या, स्कैन एफ फंक्शन, प्रिंट एफ और स्कैन एफ फंक्शन यूज किया है। और ये फंक्शन तभी प्रॉपरली काम करेंगे अगर हमने स्टूडियो डॉट एच लाइब्रेरी को इंक्लूड करवाया हुआ है। और फॉर्मेट स्पेसिफायर परसेंटेज डी हम यूज कर रहे हैं क्योंकि तमाम इंटीजर टाइप के वेरिएबल हैं, सी वाई और वाई ओ जे, और ये रेफरेंस के तौर पे यूज हो रहा है। जो मेमोरी में सी वाई और वाई ओ जे को लोकेशन मिली है, उस मेमोरी लोकेशन को ये पॉइंट कर रहा है, वहां पे जाके जो भी वैल्यू यूजर इनपुट करेगा वो वहां पे सी वाई और वाई ओ जे में सेव हो जाएगी।
अब हमने जो ईयर ऑफ सर्विस है वो हम किस तरह से निकालेंगे। हम ईयर ऑफ सर्विस निकालेंगे तो हमें पता लगेगा कि इसको हमने बोनस देना है या नहीं देना है। अगर उसको ईयर ऑफ सर्विस 3 साल से ज़्यादा हो गया तो हम उसको 2500 का बोनस देंगे। लेकिन अगर उसकी ईयर ऑफ सर्विस 3 साल से ज़्यादा नहीं है तो कोई बोनस नहीं मिलेगा। तो ये हम किस तरह से निकाल सकते हैं, हम करंट ईयर माइनस कर देंगे ईयर ऑफ ज्वाइनिंग। जिस ईयर को एम्प्लॉय ने ज्वाइन किया है उसको हम करंट ईयर में से माइनस कर देंगे, तो हमारे पास टोटल ईयर ऑफ उस एम्प्लॉय के सर्विस आ जाएंगे कि उस एम्प्लॉय ने कितना अरसा हो गया है ऑर्गेनाइजेशन को सर्व कर रहा है। अगर वो जो ईयर ऑफ सर्विस है वो ग्रेटर देन 3 है तो फिर क्या होगा, फिर हमारे पास इफ का ब्लॉक शुरू हो जाता है जिसमें हम बोनस देंगे उसको 2500 का, और प्रिंट एफ करा देंगे हम कि बोनस मिला है उसको 2500 का। ओके, तो प्रिंट एफ हम किस तरह से करा रहे हैं, प्रिंट एफ बोनस इज इक्वल टू परसेंटेज डी फॉर्मेट स्पेसिफायर, और बोनस में जो वैल्यू सेव है वो स्क्रीन के ऊपर प्रिंट हो जाएगी और इफ का ब्लॉक क्लोज हो जाएगा। अब आप यहाँ पे देख सकते हैं कि अगर ये कंडीशन ट्रू होगी तो हमारे पास मल्टीपल स्टेटमेंट्स, यहाँ पे 2 स्टेटमेंट्स चलेंगी। लेकिन ओके, सो मल्टीपल स्टेटमेंट्स आप इस तरह उनको पेयर ऑफ ब्रेसेस में रखेंगे। तो आप इफ कंडीशन अगर ट्रू होती है तो आप मल्टीपल स्टेटमेंट्स चला सकते हैं। यहाँ पे जितनी मर्जी स्टेटमेंट्स, यहाँ पे तो अभी 2 ही स्टेटमेंट्स लिखी हुई हैं, लेकिन आप जितनी मर्जी स्टेटमेंट्स इस ब्लॉक के अंदर इन 2 पेयर ऑफ ब्रेसेस के अंदर लिखें वो तमाम की तमाम एग्जीक्यूट होंगी। ओके, सो हमारे पास क्या हो गया, अगर ये ट्रू हो जाता है तो हमें 2500 का बोनस मिल जाएगा। लेकिन अगर ये कंडीशन ट्रू नहीं होती है तो हमारा प्रोग्राम इस पूरे के पूरे ब्लॉक को स्किप कर जाएगा और रिटर्न 0 पे आके टर्मिनेट हो जाएगा सक्सेसफुली। ओके, सो आप देख सकते हैं कि यहाँ पे 2 स्टेटमेंट एग्जीक्यूट हुई हैं अगर इफ की कंडीशन सेटिस्फाई होती है। तो जो भी जितनी भी स्टेटमेंट्स जो पेयर ऑफ ब्रेसेस में लिखी हैं वो तमाम की तमाम एग्जीक्यूट हो जाएंगी। सो अगर हम ब्रेसेस यूज नहीं करेंगे तो सी कंपाइलर क्या अज्यूम करेगा कि जो इमीडिएटली नेक्स्ट स्टेटमेंट है इफ के बाद वो ही एग्जीक्यूट होगी जब अगर कंडीशन जो है, जो इफ के आगे जो कंडीशन लिखी है वो सेटिस्फाई हो जाती है। सो अगर हम दूसरे अल्फाज में बात करें तो जो डिफॉल्ट स्कोप है इफ स्टेटमेंट का वो इमीडिएटली नेक्स्ट स्टेटमेंट है आफ्टर इट। ओके, जो बिल्कुल इफ के आगे नेक्स्ट स्टेटमेंट लिखी होती है वो ही डिफॉल्ट स्कोप है इफ स्टेटमेंट का, अगर हम पेयर ऑफ ब्रेसेस को यूज नहीं करते हैं। ओके, इस चीज को आपने ध्यान में रखना है, बहुत इंपॉर्टेंट चीज है। अब हम इसका थोड़ा फ्लो चार्ट भी देख लेते हैं, ये जो हमने प्रोग्राम पीछे लिखा है। तो सबसे पहले हमारा प्रोग्राम स्टार्ट होता है, हम यूजर से इनपुट कराते हैं करंट ईयर, ईयर ऑफ ज्वाइनिंग, ईयर ऑफ सर्विस हम करंट ईयर माइनस ईयर ऑफ ज्वाइनिंग में से जो करंट ईयर है उसमें ईयर ऑफ ज्वाइनिंग माइनस कर देंगे। अगर ईयर ऑफ सर्विस ग्रेटर देन 3 है, मतलब 3 साल से ज्यादा एम्प्लॉय ने सर्व किया है, तो हमारे पास कंडीशन क्या हो जाएगी, ट्रू हो जाएगी और हमें बोनस 2500 का मिल जाएगा और वो बोनस स्क्रीन के ऊपर प्रिंट हो जाएगा। लेकिन अगर ये कंडीशन ट्रू नहीं होती तो यहाँ यहाँ पे आप देख सकते हैं 2 स्टेटमेंट्स हमारे पास, अगर ये कंडीशन ट्रू होती है तो हमारे पास 2 स्टेटमेंट्स चली हैं। एक बोनस में 2500 की वैल्यू सेव हुई है और दूसरा बोनस में जो वैल्यू है वो स्क्रीन के ऊपर प्रिंट हुई है। लेकिन अगर ये कंडीशन फॉल्स हो जाती है तो हमारा प्रोग्राम इन दोनों स्टेटमेंट्स को स्किप करके पूरे के पूरे इफ ब्लॉक को स्किप करके किधर चला जाएगा, एंड पे चला जाएगा और टर्मिनेट हो जाएगा। ओके, ये मल्टीपल स्टेटमेंट्स चलाने का तरीका है। इफ के अंदर आप मल्टीपल स्टेटमेंट्स किस तरह से चला सकते हैं। सो इफ के बारे में तो हम बहुत डिटेल में डिस्कस कर चुके हैं कि इफ स्टेटमेंट क्या है, वो किस तरह से काम करती है। अब हम आ जाते हैं अपने नेक्स्ट टॉपिक, इफ एल्स स्टेटमेंट। इफ एल्स स्टेटमेंट को हम किस तरह से एग्जीक्यूट करवा सकते हैं, इस स्टेटमेंट को हम अपने प्रोग्राम में किस तरह से यूज कर सकते हैं। बहुत सिंपल है, अगर आपको इफ स्टेटमेंट समझ आ गई है तो आपको इफ एल्स स्टेटमेंट भी बड़ी आसानी से आपको समझ आ जाएगी। तो फ्रेंड्स, अब हम इफ एल्स स्टेटमेंट को डिस्कस करने जा रहे हैं। इफ स्टेटमेंट के बाद अगर कोई मोस्ट इम्पॉर्टेंट स्टेटमेंट है डिसीजन कंट्रोल इंस्ट्रक्शंस में तो वो इफ एल्स स्टेटमेंट है। इफ एल्स स्टेटमेंट बहुत सिंपल स्टेटमेंट है, आपको अगर इफ स्टेटमेंट की सही तरह से समझ आ गई है तो इंशाल्लाह आपको इफ एल्स स्टेटमेंट भी समझ आ जाएगी। इफ एल्स स्टेटमेंट किस तरह से काम करती है। जो इफ स्टेटमेंट है वो, जैसे कि मैंने आपको पहले बताया है कि इफ स्टेटमेंट सिंगल स्टेटमेंट को एग्जीक्यूट करती है बाय डिफॉल्ट। अगर आपने इफ स्टेटमेंट की जो कंडीशन अगर वो ट्रू हो जाती है तो उसकी बिल्कुल जो नेक्स्ट स्टेटमेंट है वो एग्जीक्यूट हो जाएगी। और अगर
इफ स्टेटमेंट के जो बीच में कंडीशन लिखी हुई है, इफ स्टेटमेंट के आगे जो कंडीशन लिखी हुई है या इफ स्टेटमेंट की जो कंडीशन है अगर वो ट्रू नहीं होती है तो हमारी जो बिल्कुल नेक्स्ट स्टेटमेंट लिखी होगी वो क्या हो जाएगी, वो स्किप हो जाएगी, क्योंकि हमारी कंडीशन क्या होगी है, फॉल्स हो गई है। सो द इफ स्टेटमेंट by itself will execute a single statement or group of statement when the expression following if evaluates to true। अगर वो ट्रू नहीं होता है तो वो क्या कर देती है, वो पूरे के पूरे उस ब्लॉक को या वो जो ग्रुप ऑफ स्टेटमेंट्स होती है उसको या सिंगल स्टेटमेंट को, अगर आपने उसको उनको ब्रेसिस के अंदर नहीं लिखा है बेसिकली, जैसे कि मैंने आपको पहले बताया है कि जो इफ स्टेटमेंट है उसमें आप मल्टीपल स्टेटमेंट्स भी एग्जीक्यूट करा सकते हैं। मल्टीपल स्टेटमेंट्स अगर आप उनको पेयर ऑफ ब्रेसिस में रखते हैं तो आप मल्टीपल स्टेटमेंट एग्जीक्यूट करवाते हैं, लेकिन अगर आप पेयर ऑफ ब्रेसिस नहीं यूज करते तो आप सिंगल स्टेटमेंट एग्जीक्यूट कराते हैं बाय डिफॉल्ट। सो अगर वो जो कंडीशन है इसकी वो ट्रू होती है तो वो ग्रुप ऑफ स्टेटमेंट या सिंगल स्टेटमेंट एग्जीक्यूट हो जाती है, लेकिन अगर वो जो कंडीशन है वो ट्रू नहीं होती तो हमारा प्रोग्राम क्या कर जाएगा, उस पूरी की पूरी स्टेटमेंट को स्किप कर जाएगा। लेकिन अब यहाँ पे हमारे पास क्वेश्चन ये राइज होता है कि अगर हम एक ग्रुप ऑफ जो स्टेटमेंट्स हैं, अगर एक जो इफ की कंडीशन है वो ट्रू हो वो तब एग्जीक्यूट हो, और एक जो ग्रुप ऑफ स्टेटमेंट्स हैं अगर वो जो इफ की कंडीशन है वो फॉल्स हो तब एग्जीक्यूट हो। वो समझ आ रही है? मतलब कि हम एक ग्रुप ऑफ स्टेटमेंट्स को तब एग्जीक्यूट कराना चाह रहे हैं जब इफ की स्टेटमेंट ट्रू हो, और एक ग्रुप ऑफ इंस्ट्रक्शन को तब हम एग्जीक्यूट कराना चाह रहे हैं अगर इफ की कंडीशन फॉल्स हो जाए। तो ये हम किस तरह से कर सकते हैं? इसको करने के लिए हम क्या यूज करते हैं, इफ एल्स स्टेटमेंट यूज करते हैं। बेसिकली यहाँ पे जो एल्स का पर्पस ही वो ये है कि अगर इफ की स्टेटमेंट ट्रू होती है तो ये ग्रुप ऑफ स्टेटमेंट्स एग्जीक्यूट करो, और अगर इफ की स्टेटमेंट फॉल्स हो जाती है तो एल्स के आगे जितने भी स्टेटमेंट्स लिखी हैं उनको एग्जीक्यूट करो। इसको भी हम एक प्रोग्राम के जरिए समझने की कोशिश करते हैं, क्योंकि प्रोग्राम के जरिए आपको ज़्यादा बेहतर समझ आएगा कि इफ एल्स की स्टेटमेंट हम अपने प्रोग्राम में एक तो यूज़ किस तरह से कर सकते हैं, और इनको हमने इसके ज़रिए हम किसी भी प्रोग्राम को किस तरह से अचीव कर सकते हैं कि हमने अगर एक ग्रुप ऑफ स्टेटमेंट्स को तब एग्जीक्यूट करवाना है जब इफ की कंडीशन ट्रू हो, और एक ग्रुप ऑफ स्टेटमेंट्स को तब हमने एग्जीक्यूट करना है जब इफ की कंडीशन फॉल्स हो जाए। यहाँ पे क्या हो गया है कि अगर बेसिक सैलरी, एक एम्प्लॉय की जो बेसिक सैलरी है जो उसको पे की जाती है वो 1500 है, तो उसका फिर HRA जो अलाउंस है वो 10% होगा बेसिक सैलरी का, और जो DA अलाउंस है वो 90% होगा बेसिक सैलरी का। लेकिन अगर जो सैलरी है वो ग्रेटर देन या अबव है 1500 के, तो जो HRA होगा वो 500 होगा, और जो DA होगा वो 98% होगा बेसिक सैलरी का। अब हम यूजर से क्या इनपुट करवा रहे हैं, यूजर की एक तो एम्प्लॉय की सैलरी हम क्या करा रहे हैं, इनपुट करा रहे हैं कीबोर्ड से। हमने उसकी ग्रॉस सैलरी कैलकुलेट करनी है कि उस एम्प्लॉय की जब सैलरी कीबोर्ड से इनपुट की जाएगी तो हमने ग्रॉस सैलरी कैलकुलेट करनी है कि उस एम्प्लॉय की ग्रॉस सैलरी क्या बनेगी। इसको हम प्रोग्राम में किस तरह से देख सकते हैं, हम क्या कर रहे हैं कि हमने क्या कर रहे हैं, प्रोग्राम हम किसका बना रहे हैं, हमने ग्रॉस सैलरी को कैलकुलेट करना है। उसको हम किस तरह से कैलकुलेट कर सकते हैं, सबसे पहले हमारे पास हैश इंक्लूड sudo.h प्री प्रोसेसर डायरेक्टिव आ गई ताकि हम प्रिंट एफ और स्कैन एफ फंक्शन से अपने प्रोग्राम में काम ले सकें। उसके बाद हमारे पास मैन का फंक्शन आ गया, उसके बाद मैन के फंक्शन का ब्लॉक आ गया। तो फ्लोट हमने क्या, ये मैन के ब्लॉक की ओपनिंग हुई, ओपनिंग के बाद हमने 4 वेरिएबल जो कि रियल टाइप के हैं, BS बेसिक सैलरी, ग्रॉस सैलरी, DA और HRA, 4 रियल टाइप के वेरिएबल्स हमने डिक्लेयर करा लिए, और हमने क्या किया, प्रिंट एफ करवाया बेसिक सैलरी एंटर करो बेसिक सैलरी। परसेंटेज एफ यूज किया क्योंकि जो हमारे पास BS है वो रियल टाइप का वेरिएबल है, और % यूज किया है जो कि पॉइंट कर है BS को जो मेमोरी में लोकेशन मिल रही है, और जो भी यूजर इनपुट करेगा सैलरी वो फॉर्मेट स्पेसिफायर के जरिए हम हासिल, स्कैन एफ फंक्शन में फॉर्मेट स्पेसिफायर एफ यूज करके उसको हम हासिल करेंगे और उसको BS वेरिएबल में हम सेव करवा देंगे। अब अगर सैलरी क्या है वो लेस देन 1500 है तो हमारे पास क्या होगा, इफ का ब्लॉक आ जाएगा जिसमें हम मल्टीपल स्टेटमेंट्स एग्जीक्यूट करवाएंगे। हमारे पास अगर सैलरी क्या है, अगर लेस देन बेसिक सैलरी लेस देन 1500 है तो हमारे पास जो HRA बनता है वो 10% बनता है बेसिक सैलरी का, तो वो हम बेसिक सैलरी मल्टीप्लाई बाई 10 डिवाइडेड बाई 100 करेंगे तो हमारे पास HRA अलाउंस आ जाएगा, और जो DA होगा वो 90% होगा बेसिक सैलरी का, तो BS मल्टीप्लाई बाई 1900 डिवाइडेड बाई 100। हमारे पास ये फार्मूला है DA अलाउंस कैलकुलेट करने का, और ये फार्मूला है HRA अलाउंस कैलकुलेट करने का।
ओके। सो अगर तो सैलरी क्या है लेस देन 1500 है, तो हमारे पास ये स्टेटमेंट्स जो इफ ब्लॉक में स्टेटमेंट्स लिखी हैं वो एग्जीक्यूट होंगी और हमारे पास एच आर और डी ए कैलकुलेट होगा अगर सैलरी लेस देन 1500 होगी। लेकिन अगर सैलरी लेस देन 1500 नहीं है, ग्रेटर देन 1500 है, तो एल्स का ब्लॉक हमारे पास एग्जीक्यूट होगा। और एल्स का ब्लॉक हमने पेयर ऑफ उसमें ब्रेसेस यूज कर ली, करली ब्रैकेट्स यूज कर ली, और हमारे पास क्या हुआ, अगर सैलरी ग्रेटर देन 1500 है तो हमारे पास एच आर ए कितना होगा, 500 होगा, और डी ए कितना होगा, 98% होगा बेसिक सैलरी का, जिसको कैलकुलेट करने के लिए हमने फार्मूला यूज कर लिया। ओके, हमारे पास दोनों सिचुएशंस में अगर ये कंडीशन ट्रू होती है तो हमारे पास ये सेट ऑफ स्टेटमेंट्स चलेंगे, अगर ये कंडीशन ट्रू नहीं होती है तो हमारे पास ये सेट ऑफ स्टेटमेंट्स चलेंगी, एल्स का ब्लॉक हमारे पास चलेगा। ओके, तो इस तरह से आप इफ एल्स ब्लॉक को यूज करते हैं। अगर आपने एक सेट ऑफ स्टेटमेंट्स तब एग्जीक्यूट करवानी होती हैं जब इफ की कंडीशन ट्रू हो, और अगर इफ की कंडीशन नहीं ट्रू होती तो आप एक डिफरेंट सेट ऑफ स्टेटमेंट्स को एग्जीक्यूट करना चाहते हैं तो आप एल्स का ब्लॉक यूज करेंगे। ओके, सो अब हमारे पास क्या आ गई, हमारे पास इन दोनों में से अब जो भी कंडीशन सेटिस्फाई, अगर ये कंडीशन सेटिस्फाई होती है तो हमारे पास इस हिसाब से एच आर ए और डी ए कैलकुलेट होगा, और अगर ये कंडीशन फॉल्स होती है तो हमारे पास एल्स के हिसाब से एच आर ए और डी ए कैलकुलेट होगा, और वो बेसिक सैलरी में हमारे जो भी वैल्यू होगी एच आर ए और डी ए की वो ऐड हो जाएगी, हमारे पास ग्रॉस सैलरी बनेगी, और ग्रॉस सैलरी को हम स्क्रीन के ऊपर प्रिंट एफ फंक्शन के जरिए फॉर्मेट स्पेसिफायर परसेंटेज एफ यूज करके स्क्रीन के ऊपर प्रिंट करवा देंगे। ओके, तो हमारे पास लिखा होगा ग्रॉस सैलरी इज इक्वल टू रुपीज जितने भी बनेंगे, और आगे ब्लैक स्लैश एंड हमारा कर्सर नेक्स्ट लाइन पे चला जाएगा। ओके हो गया हमारे पास। उसके बाद रिटर्न जीरो हो जाएगा, क्योंकि हमारे जो मैन फंक्शन है उसकी जो स्टैंडर्ड फॉर्म है वो कुछ ना कोई इंटीजर टाइप है, उसकी रिटर्न टाइप इंट है, इसलिए हम रिटर्न जीरो करवा रहे हैं ताकि हमें सक्सेस हो गई है हमारे प्रोग्राम में, और हमारा जो मैन का ब्लॉक है वो क्लोज हो गया। ओके, अब हम इसका फ्लो चार्ट समझ लेते हैं, इससे हमें और ज़्यादा मजीद बेहतर तरीके से क्लियर हो जाएगा कि इफ़ की स्टेटमेंट, इफ़ एल्स की स्टेटमेंट हमारे प्रोग्राम में किस तरह से काम कर रही है। सबसे पहले हमारा प्रोग्राम स्टार्ट होता है, हम बेसिक सैलरी यूजर से इनपुट करवाते हैं। अगर बेसिक सैलरी लेस देन 1500 है तो हमारे पास क्या होगा, हमारे पास कंडीशन ट्रू हो जाएगी और इफ़ का ब्लॉक्स जो है वो एग्जीक्यूट होगा, और हमारे पास एच आर ए और डी ए कैलकुलेट होगा। ये फार्मूला है उनके लिए। लेकिन अगर जैसे कि यहाँ पे देख सकते हैं बेसिक सैलरी मल्टीप्लाई बाई 10% था बेसिक सैलरी का एच आर ए, तो कैलकुलेट हो गया, एच आर ए में वैल्यू सेव होगी, और 90% था डी ए बेसिक सैलरी का, और ये वैल्यू हमारे पास कैलकुलेट होगी, डी ए में सेव होगी। उसके बाद हमारा प्रोग्राम आगे जाएगा, बेसिक सैलरी में एच आर ए और डी ए ऐड होगा, प्रिंट होगी हमारे पास ग्रॉस सैलरी जो जी एस में वैल्यू सेव होगी, जिसमें ये एक्सप्रेशन इवेल्युएट होगा, जो वैल्यू आएगी वो असाइन हो जाएगी जी एस को, और उसको हम स्क्रीन के ऊपर प्रिंट करा के हमारा प्रोग्राम टर्मिनेट हो जाएगा। लेकिन अगर ये कंडीशन फॉल्स हो जाती है तो हमारा एल्स का ब्लॉक चलेगा, हमारी ये कंडीशन फॉल्स होगी। हमारे पास अगर सैलरी बेसिक सैलरी ग्रेटर देन है 1500 से लेस नहीं है, मतलब ग्रेटर देन है 1500, तो हमारे पास एच आर ए 500 होगा, और बेसिक सैलरी जो होगी 98% होगी, और सॉरी डी ए जो होगा वो 98% होगा बेसिक सैलरी का, वो हमारे पास कैलकुलेट होकर डी ए में सेव हो जाएगा। अब हमारे पास ग्रॉस सैलरी दोबारा से कैलकुलेट होगी, बी एस प्लस एच आर ए प्लस डी ए, वो जो भी वैल्यू आएगी वो ग्रॉस सैलरी में जी एस वेरिएबल में सेव हो जाएगी, स्क्रीन के ऊपर प्रिंट हो जाएगी, प्रिंट करा रहे हैं, और उसके बाद हमारा प्रोग्राम टर्मिनेट हो जाएगा। सो इस तरह से हमारा ये जो रियल प्रोग्रामिंग सिचुएशन में अगर हमने इफ एल्स स्टेटमेंट को यूज़ करना है तो उसका हमने प्रोग्राम भी एक देख लिया है, और उसका हमने फ्लो चार्ट भी देख लिया। उम्मीद है इसकी आपको समझ आ गई होगी। अब कुछ पॉइंट्स हैं जो आपने जहन में जरूर रखने हैं। द ग्रुप ऑफ स्टेटमेंट्स आफ्टर द इफ अप टू एंड नॉट इंक्लूडिंग द एल्स इज कॉल्ड इफ ब्लॉक। एल्स से ऊपर ऊपर जितनी भी इफ का एल्स से ऊपर ऊपर जितना भी ब्लॉक है वो क्या है, वो इफ का ब्लॉक कहलाता है, एल्स को छोड़ के। ओके, सिमिलरली जो स्टेटमेंट एल्स आफ्टर द एल्स फॉर्म, जितनी भी स्टेटमेंट एल्स के बाद आती हैं वो एल्स का ब्लॉक कहलाती हैं। ओके, नोटिस दैट द एल्स इज रिटन एग्जैक्टली बिलो द इफ। ओके, जो एल्स की स्टेटमेंट है उसको एग्जैक्टली किधर लिखा गया है, बिलो लिखा गया है इफ के। ओके, बिल्कुल एफ इफ के ब्लॉक के बिल्कुल जो इफ की स्टेटमेंट होगी उसके बिल्कुल एग्जैक्टली बिलो लिखा जाता है। द स्टेटमेंट इन द इफ ब्लॉक एंड दोज इन द एल्स ब्लॉक हैव बीन इंटेंडेड
टू द राइट। हमने थोड़ा सा उनको क्या, आप देख सकते हैं हमने जितनी भी स्टेटमेंट्स लिखी हैं इनको हमने थोड़ा कोशिश किया है कि इनको हम राइट साइड पे रखें। आप देख सकते हैं यहाँ पे हमने ये जितनी भी स्टेटमेंट्स हैं इनको बिल्कुल इसके नीचे नहीं लिखा है, इनको थोड़ा सा राइट साइड पे लिखा है। चार ओडीए को, ये अच्छी प्रोग्रामिंग प्रैक्टिस होती है, ठीक है, कि आप थोड़ा सा इनको क्या कर दें, जितनी भी स्टेटमेंट्स आप ब्लॉक्स में लिखते हैं, इफ के ब्लॉक में और एल्स के ब्लॉक में, उनको आप थोड़ा सा राइट साइड में लिखें। ओके, ये गुड प्रोग्रामिंग प्रैक्टिस होती है। इसकी वजह ये होती है ताकि आप भी इसको समझ सकें। फ्यूचर में अगर आप किसी कभी भी इस प्रोग्राम को देखते हैं दोबारा, तो आपको भी समझ आ सके और आपके फेलो प्रोग्रामर्स को भी इसकी समझ आ सके कि बेसिकली ये हमारा प्रोग्राम क्या कर रहा है। अगर ये टिल्ट राइट के इफ के ब्लॉक में जितनी भी स्टेटमेंट्स लिखी होंगी, अगर वो थोड़ी सी राइट के साइड पे नहीं होंगी तो एक दूसरे के नीचे लिखी होंगी, तो आपको इफ एल्स और पूरे प्रोग्राम की समझ नहीं आएगी। सो के So had there been only one statement to be executed in the F block and only one statement in the else block, अगर हम सिर्फ एक ही स्टेटमेंट इफ ब्लॉक में और एक ही स्टेटमेंट एल्स ब्लॉक में एग्जीक्यूट करवाना चाहते हैं, तो हम जो पेयर ऑफ ब्रेसेस डाली हैं हमने स्टेटमेंट्स के ऊपर, स्टेटमेंट्स को जो हमने मल्टीपल स्टेटमेंट्स को पेयर ऑफ ब्रेसेस में बंद किया है, ग्रुप ऑफ स्टेटमेंट्स को, उनको हम अगर हटा देंगे तो हम सिर्फ क्या, इफ के बिल्कुल जो इमीडिएटली नेक्स्ट स्टेटमेंट होगी जस्ट वही एग्जीक्यूट होगी, और एल्स के बिल्कुल जो इमीडिएटली नेक्स्ट स्टेटमेंट होगी वो ही एग्जीक्यूट होगी। अगर इफ की कंडीशन ट्रू होती है तो इफ के बिल्कुल नेक्स्ट स्टेटमेंट है वो एग्जीक्यूट होगी, और अगर इफ कंडीशन फॉल्स हो जाती है तो जो एल्स के बिल्कुल नेक्स्ट स्टेटमेंट है वो एग्जीक्यूट हो जाएगी। ओके, सो बाय डिफॉल्ट जो इफ का और एल्स का स्कोप है वो कितना है, वो उनके बिल्कुल नेक्स्ट स्टेटमेंट है। ओके, लेकिन अगर हमने मल्टीपल स्टेटमेंट इफ में भी एग्जीक्यूट करानी है, इफ कंडीशन अगर ट्रू होती है तो हमें उसको पेयर ऑफ ब्रेसेस में लिखना पड़ेगा, और इस तरह अगर हमने एल्स में मल्टीपल स्टेटमेंट्स एग्जीक्यूट करवाने हैं तो उनको भी हमें पेयर ऑफ ब्रेसेस में, ये पेयर ऑफ कर्ली ब्रैकेट्स में लिखना पड़ेगा। ओके, सो नेक्स्ट चीज है कि as with the if statement the default scope of else statement is also the statement immediately after the else। ओके, ये मैंने बिल्कुल आपको बता दिया है कि जो डिफॉल्ट स्कोप है इफ स्टेटमेंट का और एल्स स्टेटमेंट का, वो बिल्कुल उनके जो नेक्स्ट स्टेटमेंट है वो वहां तक ही स्कोप है। लेकिन अगर हमने इस डिफॉल्ट स्कोप को ओवर राइट करना है तो हमें जितनी भी स्टेटमेंट्स हैं उनको पेयर ऑफ अगर ब्रेसेस में, ये पेयर ऑफ करली ब्रैकेट्स में रख देंगे तो हमारे पास हम मल्टीपल स्टेटमेंट इफ और एल्स के ब्लॉक में एग्जीक्यूट करवा सकते हैं। ओके, अब हमारे पास क्या आ जाता है अगला टॉपिक, इफ नेस्टेड इफ एल्स। सो इफ एल्स को हम नेस्ट किस तरह से कर सकते हैं, ये भी मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक है सी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज के हवाले से। अगर हमने मल्टीपल स्टेटमेंट्स को नेस्ट करना है इफ कंडीशन के अंदर तो वो हम किस तरह से कर सकते हैं, इसको हम देखते हैं। तो फ्रेंड्स, अगर आप इफ एल्स स्टेटमेंट को इफ के ब्लॉक में लिखते हैं या एल्स के ब्लॉक में लिखते हैं तो ये परफेक्टली फाइन है। इफ एल्स स्टेटमेंट को अगर आप इफ के ब्लॉक में या एल्स के ब्लॉक में, इफ एल्स स्टेटमेंट को दोबारा से अगर आप इफ के ब्लॉक में या एल्स के ब्लॉक में लिख देते हैं, मतलब कि इफ के आगे आपने करली ब्रैकेट्स ओपन और क्लोज यूज कर लिए और इसके अंदर दोबारा से आपने इफ एल्स स्टेटमेंट को यूज कर लिया, या फिर एल्स के ब्लॉक में आपने ओपन और क्लोज करली ब्रैकेट्स डाल दी और उसमें दोबारा से आपने इफ एल्स को यूज कर लिया, तो ये क्या होगा, ये परफेक्टली फाइन होगा। और इस चीज को जो आप इफ के ब्लॉक में या एल्स के ब्लॉक में दोबारा से आप इफ एल्स स्टेटमेंट को यूज करते हैं, इसको क्या कहते हैं, नेस्टिंग कहते हैं, नेस्टिंग ऑफ इफ्स। अब मैं आपको प्रोग्राम दिखाता हूं जिसके जरिए आपको बेहतर से क्लियर हो जाएगा कि हम किस तरह से इफ एल्स स्टेटमेंट को नेस्ट कर सकते हैं इफ ये एल्स के ब्लॉक में। ओके, सो ये क्विक डेमो है नेस्टिंग का इफ एल्स स्टेटमेंट की। हमने क्या किया, हमने प्री प्रोसेसर डायरेक्टिव इंक्लूड करा दी ताकि हम प्रिंट एफ और स्कैन एफ फंक्शन से std.h स्टैंडर्ड इनपुट आउटपुट प्री प्रोसेसर डायरेक्टिव इंक्लूड करा दी ताकि हम प्रिंट एफ और स्कैन एफ फंक्शन से काम ले सकें। उसके बाद हमारे पास मैन का फंक्शन आ गया। मैन का फंक्शन जब हमारे पास आ गया तो उसे आगे हमने फर्दर क्या किया, हमने उसको अब उसका ब्लॉक यूज कर लिया, उसको ओपन कर लिया, मैन का ब्लॉक हमारा स्टार्ट हो गया और हमने क्या किया, हमने एक वेरिएबल डिक्लेयर करवा लिया आई। ओके, अब हम क्या एक प्रिंट एफ के जरिए हम यूजर को बता रहे हैं, कंसोल के ऊपर लिख रहे हैं जिससे यूजर को पता लगेगा कि उसने 1 या 2 नंबर एंटर करना है।
इधर इंटर 1 और 2। उसके बाद स्कैन एफ के जरिए हमने परसेंटेज यू डी यूज़ किया है जो फॉर्मेट स्पेसिफायर है इंटीजर टाइप वेरिएबल्स के लिए, और अपर साइन यूज़ किया है जो आई वेरिएबल में मेमोरी को जगह मिली, मेमोरी में जो आई वेरिएबल को जगह मिली है वहाँ पे जाके परसेंटेज डी जो यूज़र इनपुट करेगा कीबोर्ड से वो वैल्यू आई वेरिएबल में सेव हो जाएगी। अब अगर आई, जैसे कि हमने बताया था ये कंडीशनल ऑपरेटर्स हैं, ओके। सो इनके जरिए हम क्या कहते हैं कि आई अगर इज इक्वल टू दो दफ़ा यूज़ करेंगे तो इसका मतलब क्या है कि हम कंपेयर कर रहे हैं कि आई की वैल्यू क्या 1 की इक्वल है। सो अगर ये कंडीशन ट्रू हो जाती है, आई की वैल्यू 1 की इक्वल आ जाती है, तो हम क्या प्रिंट एफ करवा रहे हैं, बिल्कुल जो इमीडिएटली बाय डिफॉल्ट क्या हो गया, अब करली ब्रैकेट्स यूज नहीं हुई हैं तो इसका मतलब है जो बाय डिफॉल्ट जो नेक्स्ट स्टेटमेंट होगी इफ की, अगर कंडीशन ट्रू होती है तो वो एग्जीक्यूट हो जाएगी। तो ये प्रिंट एफ अगर ये कंडीशन ट्रू हो जाती है तो ये स्टेटमेंट क्या हो जाएगी, यू वुड गो टू हेवन, ये स्टेटमेंट एग्जीक्यूट हो जाएगी और कंसोल के ऊपर लिखा हुआ आ जाएगा यू वुड गो टू हेवन। अगर ये कंडीशन फॉल्स हो जाती है तो ये स्किप हो जाएगी ये स्टेटमेंट, और फिर क्या होगा, हमारे पास एल्स का ब्लॉक आ जाएगा। एल्स का हमने ब्लॉक लिया, उसमें दोबारा से देख रहे हैं आप, हमने इफ यूज कर लिया, इसको क्या कहते हैं, नेस्टिंग ऑफ इफ्स। हमने एल्स के ब्लॉक में नेस्ट करें या इफ के ब्लॉक में नेस्ट करें, यहाँ पे हम एल्स के ब्लॉक में नेस्ट कर रहे हैं तो ये भी परफेक्टली फाइन है। अगर हम इसको इफ के ब्लॉक में नेस्ट करते तो वो भी हम कर सकते थे, लेकिन यहाँ पे हमारे पास जो प्रोग्राम है वो प्रोग्राम ही कुछ इस तरह का है कि हम चेक ये करना चाह रहे हैं कि यूजर ने 1 इंटर किया या 2 इंटर किया। अगर 1 इंटर किया है तो ये प्रिंट होगा, और अगर 2 इंटर किया है या कोई एनी अदर वैल्यू प्रिंट की है तो फिर क्या, अगर 2 के अलावा भी कोई वैल्यू डाली है तो वो भी हम चेक करेंगे। तो वो हम किस तरह से, अब हम एल्स के, अगर ये कंडीशन ट्रू हो जाती है तो जस्ट ये प्रिंट हो जाएगा और एल्स स्किप हो जाएगा। लेकिन अगर ये कंडीशन फॉल्स होती है तो एल्स के ब्लॉक में आएगा और चेक करेगा दोबारा से इफ को यूज किया है कि क्या आई 2 के इक्वल है। अगर आई 2 के इक्वल नहीं है तो हेल, अगर आई 2 के इक्वल है तो हेल वाज क्रिएटेड विद यू इन माइंड, ये कंसोल के ऊपर प्रिंट हो जाएगा। लेकिन अगर ये स्टेटमेंट बी फॉल्स हो जाती है, अगर ये स्टेटमेंट बी फॉल्स हो जाती है, ये जो कंडीशन है ये फॉल्स हो जाती है, ये ट्रू नहीं होती, ये सेटिस्फाई नहीं होती, तो हमारे पास एल्स चलेगा और हम क्या कराएंगे, एल्स के थ्रू हम क्या कराएंगे, हाउ अबाउट मदर अर्थ। आप देख रहे हैं यहाँ पे भी हमने कोई करली ब्रैकेट्स नहीं यूज की तो बाय डिफॉल्ट जो नेक्स्ट स्टेटमेंट है वही एग्जीक्यूट होती है। अगर ये कंडीशन ट्रू हो जाती है तो ये प्रिंट एफ की स्टेटमेंट चल जाएगी और हेल वाज क्रिएटेड विद यू इन माइंड कंसोल के ऊपर प्रिंट हो जाएगा। अगर ये कंडीशन भी फॉल्स हो जाती है तो एल्स प्रिंट होगा, तो एल्स की स्टेटमेंट चलेगी तो प्रिंट क्या होगा, हाउ अबाउट मदर अर्थ। अगर सो फाइनल में अगर ये कंडीशन भी फॉल्स है, ये कंडीशन भी फॉल्स है, तो ये क्या, जो फाइनल एल्स की स्टेटमेंट है वो एग्जीक्यूट होगी। ओके, एल्स का ब्लॉक हमारा क्लोज हो गया, रिटर्न 0 हो गया और हमारा मेन का फंक्शन क्लोज हो गया। सो इस तरह से आप देख सकते हैं हमने एल्स के अंदर इफ एल्स को दोबारा से नेस्ट किया है तो इसको क्या कहते हैं, नेस्टिंग ऑफ इफ्स। ओके, हम इसको इफ में भी नेस्ट कर सकते हैं और एल्स में भी नेस्ट कर सकते हैं, दोनों में परफेक्टली फाइन है। आगे चलते हैं हम, अब यहाँ पे थोड़ा सा हम एक्सप्लेन कर लेते हैं कि नोटेड दैट द सेकंड इफ एल्स constructed is nested in the first else statement. If the condition in the first if statement is false, then the condition in the second if statement is checked. Okay, अगर ये कंडीशन फॉल्स होती है, ये कंडीशन फॉल्स होगी तो ये वाली कंडीशन चेक होगी जो एल्स के में सेकंड जो इफ हमने यूज किया है। अगर ये कंडीशन भी इफ इट इज फॉल्स एज वेल, अगर ये भी फॉल्स हो जाती है तो क्या होगी, जो फाइनल एल्स की स्टेटमेंट है वो एग्जीक्यूट होगी। सो जो अबाउ प्रोग्राम जैसे कि मैंने अभी आपको दिखाया, इफ एल्स अकर विद इन द एल्स ब्लॉक, वो एल्स ब्लॉक में इफ एल्स को हमने एल्स ब्लॉक में यूज किया है ऑफ द फर्स्ट इफ स्टेटमेंट। जो इफ की जो फर्स्ट स्टेटमेंट थी उसमें हमने जो फर्स्ट इफ की स्टेटमेंट थी उसके एल्स ब्लॉक में हमने यूज किया है। सिमिलरली किसी और प्रोग्राम में हम इफ एल्स को इफ के ब्लॉक में भी यूज कर सकते हैं। और एक और चीज ये है कि देर इज नो लिमिट, कोई लिमिट नहीं है कि आप जितने मर्जी नेस्टिंग करें इफ एल्स की, इफ एल्स के ब्लॉक में, मतलब कि आप इफ एल्स यहाँ पे दोबारा से इस इफ के अंदर दोबारा से आप इफ एल्स यूज कर सकते हैं, इस एल्स के अंदर आप दोबारा से इफ एल्स यूज कर सकते हैं, उस इफ एल्स के अंदर अगेन आप इफ एल्स के, तो आप जितना मर्जी डीपली जाना चाहें इफ एल्स स्टेटमेंट को बार बार इफ एल्स के ब्लॉक में यूज करना चाहें आप यूज कर सकते हैं। ओके,
अब हम यहाँ पे कुछ फॉर्म्स डिस्कस सकते हैं। ये अगला टॉपिक है हमारा कि मुख्तलिफ जो फॉर्म्स हैं इस स्टेटमेंट की वो कौन कौन सी हैं, हम किस किस तरह से इस स्टेटमेंट को सी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज में लिख सकते हैं, ये बहुत ज़रूरी था। पहले जो मोस्ट सिंपल फॉर्म है वो यही है कि इफ़ आगे कंडीशन और उसके अगर वो कंडीशन ट्रू होती है तो डू दिस, अगर ये कंडीशन ट्रू नहीं होती तो इसको स्किप कर दिया। ये मोस्ट सिंपल फॉर्म है। एक और फॉर्म है इफ़ कंडीशन आ गया हमारे पास, इफ़ का ब्लॉक आ गया, ब्लॉक में मल्टीपल स्टेटमेंट एग्जीक्यूट कराते हैं, क्योंकि हम ब्लॉक यूज ही तब करते हैं जब हमें मल्टीपल स्टेटमेंट्स, इफ कंडीशन अगर ट्रू हो तो हमने मल्टीपल स्टेटमेंट अगर एग्जीक्यूट करानी है तो उसको हम ब्लॉक्स में लगते हैं, उनको हम पेयर ऑफ करली ब्रैकेट्स में रखते हैं, करली ब्रैकेट्स क्लोज। तो ये सेकंड फॉर्म है इफ स्टेटमेंट को लिखने की सी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज में। ये है कि बाय डिफॉल्ट आप बिल्कुल नेक्स्ट स्टेटमेंट अगर एक ही स्टेटमेंट एग्जीक्यूट करवाना चाहते हैं इफ स्टेटमेंट के जरिए, तो आप क्या करेंगे, आप कोई ब्रैकेट्स यूज नहीं करेंगे, तो बाय डिफॉल्ट जो बिल्कुल इमीडिएट नेक्स्ट स्टेटमेंट होगी वो एग्जीक्यूट हो जाएगी। लेकिन अगर आप मल्टीपल स्टेटमेंट एग्जीक्यूट कराना चाहते हैं, इस जो बाय डिफॉल्ट जो इफ की कंडीशन अगर ट्रू हो तो जो नेक्स्ट स्टेटमेंट है वो एग्जीक्यूट होती है। अगर इसको आप ओवर ऐड करना चाहते हैं तो आप जितनी मर्जी स्टेटमेंट एग्जीक्यूट करना चाहते हैं उनको आप पेयर ऑफ करली ब्रैकेट्स में रखते हैं। तो अगर ये कंडीशन ट्रू होगी तो जितनी भी उस करली ब्रैकेट में स्टेटमेंट्स होंगे वो तमाम के तमाम एग्जीक्यूट होंगी। ओके, एक और फॉर्म है इफ हमारे पास कंडीशन आ गई डू दिस। अब एल्स, ये भी डिफॉल्ट है कि इफ ये डू दिस, अगर ये कंडीशन फॉल्स होती है तो एल्स चलेगा, एल्स में डू दिस। ओके, तो ये भी डिफॉल्ट है। एल्स भी इसी तरह से बिल्कुल काम करता है कि अगर एल्स चलता है तो उसके जो इमीडिएट नेक्स्ट स्टेटमेंट है वो, अगर ये एल्स के ब्लॉक में चलना है, एल्स ने चलना है, तो उसकी बिल्कुल जो नेक्स्ट स्टेटमेंट है वो एग्जीक्यूट हो जाएगी। डिफॉल्ट स्कोप इसका भी बिल्कुल इमीडिएट नेक्स्ट स्टेटमेंट है, जिस तरह इफ का जो बाय डिफॉल्ट स्कोप है वो इमीडिएट नेक्स्ट स्टेटमेंट अगर ये कंडीशन ट्रू होती है तो। ओके, एक और है इफ आगे कंडीशन है हमारे पास, इफ का ब्लॉक आ गया है, डू दिस एंड दिस, मल्टीपल स्टेटमेंट्स हम एग्जीक्यूट करा रहे हैं, और एल्स में हम बी मल्टीपल स्टेटमेंट एग्जीक्यूट करना चाह रहे हैं, इसलिए हमने एल्स के लिए भी ब्लॉक यूज किया है। ओके, ब्लॉक हमने क्या, हमने पेयर ऑफ करली ब्रैकेट्स लगा दिए हैं, और पेयर ऑफ करली ब्रैकेट्स हमने जो भी मल्टीपल स्टेटमेंट एग्जीक्यूट कराना है उनको हमने पेयर ऑफ ब्रैकेट्स में रख दिया। ओके, अगर ये कंडीशन ट्रू होगी तो इसके अंदर जितनी भी स्टेटमेंट्स हैं वो चलेंगी, अगर ये कंडीशन फॉल्स हो जाती है तो क्या हो जाएगी, एल्स का ब्लॉक चलेगा और उसमें जितनी भी स्टेटमेंट्स लिखी होंगी वो तमाम की तमाम एग्जीक्यूट होंगी। ओके, एक और फॉर्म है इफ की, इफ हमारे पास कंडीशन आ गई, आगे ब्लॉक आ गया, दोबारा से उस इफ अगर ये कंडीशन ट्रू होती है तो दोबारा से हम नेस्ट कर रहे हैं इफ एल्स को इफ के ब्लॉक में। तो इफ अगर ये कंडीशन ट्रू होती है तो दोबारा से इफ की जो आगे कंडीशन है वो चेक होगी, अगर ये भी ट्रू होती है तो ये जो स्टेटमेंट है डू दिस, ये स्टेटमेंट एग्जीक्यूट हो जाएगी। अगर ये कंडीशन ट्रू होती है और ये कंडीशन फॉल्स हो जाती है तो ये एल्स का ब्लॉक चलेगा, और हमारे पास जो एल्स के ब्लॉक में स्टेटमेंट्स लिखी होंगी वो तमाम की तमाम एग्जीक्यूट हो जाएंगी। तो इसलिए हमने उनको करली ब्रैकेट्स में लिखा है, क्योंकि हम मल्टीपल स्टेटमेंट एल्स के थ्रू एग्जीक्यूट करवाना चाह रहे हैं। ओके, हमारे पास जो मोस्ट आउटर इफ है उसका ब्लॉक क्लोज हो गया। ओके, और एल्स, अब हम दोबारा से इस एफ के साथ, जो आउटर मोस्ट इफ है इसके साथ एल्स यूज कर रहे हैं। तो एल्स को हमेशा हमने इफ के बिल्कुल इमीडिएट नेक्स्ट लिखना होता है एल्स को। ओके, तो इसलिए हमने बिल्कुल जहां पे इफ आउटर इफ खत्म हो रहा है उसके बिल्कुल नेक्स्ट हमने एल्स को यूज किया है, और एल्स में हम एक स्टेटमेंट एग्जीक्यूट कराना चाह रहे हैं, इसलिए हमने डू दिस, हमने कोई पेयर ऑफ करली ब्रैकेट्स नहीं यूज किया है। तो बाय डिफॉल्ट जो एल्स ने अगर चलना है तो उसके इमीडिएट नेक्स्ट स्टेटमेंट एग्जीक्यूट हो जाएगी। ओके, एक और फॉर्म है इफ कंडीशन हमारे पास आ गई, हमने क्या किया, इफ को डू दिस, हमने बिल्कुल इमीडिएट नेक्स्ट स्टेटमेंट एग्जीक्यूट करानी है और एक स्टेटमेंट एग्जीक्यूट करानी है, इसलिए हमने पेयर ऑफ करली ब्रैकेट्स नहीं यूज किए हैं, और इमीडिएटली नेक्स्ट एल्स स्टेटमेंट स्टार्ट हो गया। एल्स का ब्लॉक में हम अब नेक्स्ट करने जा रहे हैं इफ और एल्स को। पहले हमने पिछली स्टेटमेंट में जो पिछली थी उसमें हमने इफ के अंदर इफ एल्स को नेक्स्ट किया था, अब हम एल्स के अंदर इफ एल्स को नेक्स्ट कर रहे हैं। अगर ये कंडीशन फॉल्स होती है तो हमारा एल्स में आएगा, और एल्स में जो इफ की कंडीशन है उसको चेक किया जाएगा, ये ट्रू होती है तो डू दिस होगा, अगर ये ट्रू नहीं होती है तो एल्स जो फाइनल एल्स है वो चलेगा, और उसमें जो इसको में हम मल्टीपल स्टेटमेंट एग्जीक्यूट करना चाह रहे हैं तो इनको हमने पेयर ऑफ करली ब्रैकेट्स में रखा है। यहाँ पे दो ही स्टेटमेंट्स हैं, लेकिन आप मल्टीपल स्टेटमेंट जितनी मर्जी स्टेटमेंट इस एल्स ब्लॉक के अंदर लिखना चाहते हैं लिख सकते हैं, वो तमाम की तमाम एग्जीक्यूट होंगी अगर आपका एल्स का ब्लॉक चला तो। ओके, ये आउटर एल्स का ब्लॉक हमने क्लोज कर दिया। ये हमारे पास था कि हमने नेस्टिंग इफ एल्स की, हमने सबसे पहले इफ स्टेटमेंट को बड़ी डिटेल में, हमने सबसे पहले डिसीजन को डिस्कस किया, फिर एफ एल स्टेटमेंट को हमने बड़ी डिटेल में डिस्कस किया, इफ स्टेटमेंट को हमने डिटेल में डिस्कस किया, नेस्टिंग ऑफ इफ एल्स को हमने डिस्कस किया। ये तमाम चीज़ें हमने बड़ी डिटेल में डिस्कस कर ली हैं।
अब हम इसकी समरी देख लेते हैं कि हमने जो आज के जितना भी टॉपिक किए हैं इफ उनकी समरी हम एक दफ़ा गो थ्रू कर लेते हैं कि देर आर थ्री वेज फॉर टेकिंग डिसीजंस इन द प्रोग्राम. फर्स्ट वे इज टू यूज इफ एल्स स्टेटमेंट, सेकंड वे इज टू यूज कंडीशनल ऑपरेटर्स एंड थर्ड वे इज टू यूज स्विच स्टेटमेंट. सो ये तीन तरीके हैं जिनके ज़रिए आप प्रोग्राम में डिसीजन ले सकते हैं. पहला इफ एल्स है. कंडीशनल ऑपरेटर्स जैसे कि मैंने आपको बताया कि इनको क्या कहते हैं कि इक्वल टू, नॉट इक्वल टू, ग्रेटर देन, लेस देन, ग्रेटर देन इक्वल टू, लेस देन इक्वल टू. ओके, सो इनको क्या कहते हैं कि कंडीशनल ऑपरेटर. और तीसरा जो है वो स्विच स्टेटमेंट है. ये भी हमने डिस्कस नहीं की है, जिसको सिर्फ हमने देखा है, हमने बड़ी डिटेल में इफ और इफ एल्स को डिस्कस किया है. चलो फ्यूचर लेक्चर्स में हम कंडीशनल ऑपरेटर्स और स्विच स्टेटमेंट को भी डिस्कस करेंगे. Okay, so the condition associated with the condition होती है वो associated with if statement is built using rational operators. So जो conditional operators को हमने डिस्कस नहीं किया है, ना ही हमने switch statement को डिस्कस किया है. कंडीशनल ऑपरेटर्स बहुत कम यूज होते हैं प्रोग्रामिंग लैंग्वेज में, इनको हम फ्यूचर में चला देखेंगे. कंडीशनल ऑपरेटर हमारे पास क्वेश्चन मार्क और कॉलन का साइन है. और स्विच स्टेटमेंट को भी हम देखेंगे, इसको स्विच केस स्टेटमेंट होती है, बड़ी डिटेल में डिस्कस करेंगे. लेकिन अभी हमने क्या कि हमने इफ एल्स स्टेटमेंट देखी है, और इफ स्टेटमेंट के आगे जो कंडीशन थी उसको जो हम एक्सप्रेस करते थे सी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज में, वो हम किस तरह से एक्सप्रेस कर सकते हैं, वो हम रैशनल ऑपरेटर्स यूज करके एक्सप्रेस कर सकते हैं. ओके, सो रैशनल ऑपरेटर्स हमारे पास ये मुख्तलिफ रैशनल ऑपरेटर्स हैं. लेस दैन, ग्रेटर दैन, लेस दैन इक्वल टू, ग्रेटर दैन इक्वल टू, असाइनमेंट इक्वल टू और नॉट इक्वल टू. और इनकी ट्रू और जो ट्रू और ये फॉल्स भी इन्हीं कंडीशनल ऑपरेटर्स के जरिए चेक होते हैं कि दो वैल्यूज आपस में इक्वल हैं, नॉट इक्वल हैं, लेस हैं, ग्रेटर हैं, लेस दैन इक्वल टू हैं, या ग्रेटर दैन इक्वल टू हैं. ओके, सो अगर कंडीशन ट्रू होती है तो हमारी जो इफ का ब्लॉक है वो चल जाएगा. अगर कंडीशन ट्रू नहीं होती है तो हमारा एल्स का ब्लॉक चलेगा. ओके, सो जो डिफॉल्ट स्कोप है स्टेटमेंट का वो उसकी ओनली नेक्स्ट स्टेटमेंट है. ये हमने बड़ी डिटेल में और वो बार बार रिपीट किया इस बात को. सो टू एग्जीक्यूट, अगर हमें मोर देन वन स्टेटमेंट एग्जीक्यूट करानी है तो हमने उसको क्या रखना होगा, पेयर ऑफ ब्रेसेस में रखना होगा. ओके, सो एंड इफ ब्लॉक नीड नॉट ऑलवेज बी एसोसिएटेड विद एल्स ब्लॉक. ये बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है कि इफ के लिए ज़रूरी नहीं है, जो इफ का ब्लॉक है उसके लिए ज़रूरी नहीं है कि एल्स का ब्लॉक बी हो. एल्स इफ जो है वो अकेला भी काम कर जाता है. ओके, इफ का ब्लॉक अकेले भी आप एग्जीक्यूट करा सकते हैं, लेकिन एल्स ब्लॉक के लिए लाजमी है कि वो एसोसिएट हो इफ ब्लॉक के साथ. अगर एल्स आप विदाउट इफ ब्लॉक आप एल्स को यूज नहीं कर सकते. सो इफ के लिए ये जरूरी नहीं है कि एल्स का ब्लॉक हो, लेकिन एल्स के ब्लॉक के लिए जरूरी है कि वो इफ के साथ एसोसिएट हुआ हो, तो उसके लिए इफ का होना जरूरी है. ओके, सो अगली इफ एल्स स्टेटमेंट कैन बी नेस्टेड इनसाइड अनदर इफ एल्स स्टेटमेंट. इसको भी हमने बड़ी डिटेल में डिस्कस कर लिया है कि अगर आपने इफ एल्स को नेस्ट करना है इफ के ब्लॉक में या एल्स के ब्लॉक में, तो ये टोटली फाइन है, आप कर सकते हैं. और इसमें जितना मर्जी डीपली आप जाना चाहते हैं आप जा सकते हैं. ओके, इसमें कोई भी परेशानी की बात नहीं है. सो फ्रेंड्स, ये थी हमारी सी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज में जो हमने थर्ड लेक्चर किया है